यस सर। सर फ्रूट्स वगैरह बेटा, अरे होता ना वैक्सिंग वगैरह बेटा, क्लियर। सर्विस टैक्स नहीं लगता। सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, राइपनिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, लेबलिंग ऑफ फ्रूट्स and vegetables which do not alter or change the essential characteristics of the said fruits or vegetables, service tax नहीं लगेगा सर। अरे कभी म्यूजियम गए बेटा, जाना बेटा, सर्विस टैक्स माफ है बेटा, वहां पे जाके क्लियर, घूमना बेटा जानवरों के साथ बेटा, क्लियर सर। हाँ आगे जानवर भी लिखा है बेटा, सुनना। सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व और जू, यहाँ अगर आप गए तो सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। जाओ बेटा बच्चों को लेके जाया करो, क्लियर, खुद भी जाया करो बेटा, क्लियर सर। फिर अरे प्रीमियर शो होता है ना बेटा, मूवी रिलीज होने से पहले, तो सर उसके एसोसिएशन के सारे मेंबर को बुलाता है बेटा, वो थिएटर बुक किया, उस अमाउंट सर्विस टैक्स नहीं लगता। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एग्जीबिशन ऑफ मूवी बाय एन एग्जीबिटर, क्लियर, टू द डिस्ट्रीब्यूटर और एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंसिस्टिंग ऑफ एग्जीबिटर इज वन ऑफ इट्स मेंबर्स, तो सर्विस टैक्स नहीं लगता, क्लियर सर। द लास्ट पॉइंट फॉर द मेगा, वो याद है एंटरटेनमेंट इवेंट और एम्यूजमेंट वहां से डिलीट किया बेटा, तो अम्यूजमेंट तो टैक्सेबल कर दिया, एंटरटेनमेंट इवेंट वहां से डिलीट करके यहां लिख दिया, क्लियर। और यहां लिख के क्या बोल रहा है बेटा, कुछ कंडीशन लगा दी, देखना कुछ जगह पर। सर्विसेज बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, सर्कस, डांस और थिएटर परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग ड्रामा और बैलेट, ये देखने का तो सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, भले टिकट का अमाउंट कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट देखने का तो सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, पर ध्यान रखना थर्ड पॉइंट में जो कवर है, अवार्ड फंक्शन, ये अमीरों का काम बेटा सारे, क्लियर, शो के ना काम, इसमें फीस पर पर्सन, टिकट का अमाउंट जो अप टू ₹500 हुआ तो ही टैक्स नहीं लगता है बेटा। और ये कौन कौन से बेटा अवार्ड, अच्छा ऊपर वाले में कुछ भी अमाउंट बेटा टैक्स नहीं लगेगा। थर्ड वाले में क्या क्या बेटा, अवार्ड फंक्शन, कॉन्सर्ट, पेजेंट, फैशन शो वगैरह देखने के बेटा, म्यूजिकल परफॉर्मेंस और एनी स्पोर्टिंग इवेंट अदर देन रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट जहां पे कंसिडरेशन फॉर एडमिशन इज नॉट मोर देन ₹500 पर पर्सन, तो टैक्स एग्जम्प्ट है बेटा। हाँ है ना, किसी गांव के फैशन शो होगा बेटा, देखने जाओगे सभी ₹500 से कम होगा बेटा, क्लियर सर। ये तो देखा जाए प्रैक्टिकली टैक्स लग ही रहा है बेटा इसमें तो, हाँ है ना, समझे मेरी बात। और सर खास बात, इसके बाद वाले पॉइंट मैंने गवर्नमेंट के साथ पढ़ा दिया बेटा, याद आया क्या आपको पूरा? एंड सर मेगा गो गोवा गॉन, एसएसपी स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर। अगर किसी एसएससी का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टैक्सेबल सर्विस का टर्नओवर 10 लाख या उससे कम था, तो करंट फाइनेंशियल में वो क्या कहलाएगा? एसएसपी कहलाएगा। और अगर वो एसएसपी तो वो चाहे तो करंट फाइनेंशियल में फर्स्ट टैक्सेबल सर्विसेज जिसके इनवॉइस इशू किए उसने, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इनवॉइस इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सर्विस अप टू ₹10 लाख एग्जम्प्ट हो जाएगा बेटा। हाँ है ना, मेरे 10 ऑफिस सबको क्लब करके फिर देखना है, 10 सर्विस प्रोवाइड करता हूं सबको क्लब करके फिर देखना बेटा। अच्छा एक ही ऑफिस से 3-4 सर्विस प्रोवाइडर क्लब नहीं करना बेटा, ध्यान रखना। एक साइज में क्लब होता है बेटा, एक ही फैक्ट्री से मोर देन 1 क्लब होता है। सर्विस प्रोवाइडर में एक ही ऑफिस से 2-3 फर्म है, क्लब नहीं करना। हाँ है ना, हर इंडिविजुअल फर्म का अलग अलग काउंट करेंगे बेटा। ओके सर सुनना, पर अगर मैंने सर्विसेज अदर्स ब्रांड नेम और ट्रेड नेम दिए, भले ब्रांड नेम ट्रेड नेम रजिस्टर्ड हो या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, उनके रेस्पेक्ट में कंपलसरी टैक्स पे करना ही पड़ेगा। हाँ है ना, जैसे आपने हमारी वीडियो क्लास की फ्रेंचाइजी ले रखी है, कुछ भी कर रखा है बेटा, क्लियर, सभी से लग जाएगा। हाँ है ना, समझे? यस बॉस। और सुनना सांभा सर, अगर एज ए रिसीवर आप पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लायबिलिटी आती है तो सर वहां तो कंपलसरी टैक्स पे करना ही करना है। 10 लाख की सर्विसेज प्रोवाइडेड माफ है, क्या 10 लाख का रिसीव्ड माफ है? क्या पागल सी बात करता है? क्लियर, टैक्स पे करना ही करना है। हाँ है ना। अच्छा सुनो, बच्चा छोटा था बेटा, एसएसपी एग्जाम ले रहा था, उस टाइम जो भी परचेज किया किसी भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, कैपिटल गुड्स का भी नहीं मिलेगा बेटा, इसको ध्यान रखना। क्लियर, ये एसएसपी है बेटा, एसएसआई को मिलता है बेटा। हाँ है ना, क्लियर सर। फिर बच्चा क्या हो गया, बड़ा हो गया, जितना भी इनपुट स्टॉक में उसका क्रेडिट मिल जाएगा, इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा। बच्चा बड़ा है, जो भी नया परचेज करेगा सबका क्रेडिट मिल जाएगा। बच्चा वापस क्या हो गया बेटा, छोटा हो गया, जितना भी इनपुट स्टॉक में उसका क्रेडिट रिवर्स, एनी रिमेनिंग बैलेंस विल लैप्स। क्लियर, समझे? एसएसआई में कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिलता था और लैप्स भी नहीं होता था। हाँ है ना बेटा? यस सर, यहाँ पे कैपिटल गुड्स का कुछ भी लैप्स हो जाएगा बेटा। हाँ या ना? क्लियर, पक्का बेटा। और ध्यान रखना, जीटी है, क्या बोला मैंने आपको बेटा? जीटी केस में, कुछ केस में फुल रिवर्स में सभी रिसीवर लायबल था, कुछ केस में मैं लायबल हूं बेटा। क्लियर, तो जितने टर्नओवर के लिए जीटी खुद लायबल है वही काउंट करेंगे 10 लाख के लिए, अदरवाइज कुछ और काउंट नहीं करेंगे। पर ध्यान रखना, पार्शियल रिवर्स होता है, क्या होता है बेटा? वहां तो पूरा भली 50% रिसीवर लायबल, 50% मैं लायबल, फिर भी पूरा टर्नओवर मेरे काउंट करेंगे बेटा। हाँ है ना, 10 लाख के लिए बोलो यस सर, समझे बेटा? और रिसीवर को हमेशा कंपल्सरी टैक्स पे करना ही होता है, भले वो 10 लाख क्रॉस करे नहीं करे, उससे कोई कंसर्न नहीं है। क्लियर, पक्का। आरएनडी सेस, आरएनडी से अगर मैंने पे किया इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी पे बेटा, क्लियर, तो उसका मेरे को एग्जेम्पशन मिल जाएगा फॉर पेमेंट ऑफ माय सर्विस टैक्स लायबिलिटी। अगर मैंने उस आरएनडी वो टेक्नोलॉजी यूज करके मैंने कोई पेटेंट वगैरह डेवलप कर लिया, कोई सर्विसेज प्रोवाइड करी बेटा, मैंने उस पे कर रहा हूँ सर्विस टैक्स, उस सर्विस टैक्स को पे करने के लिए आरएनडी से लेस कर दूंगा टैक्स में से, और नेट टैक्स ही पे करूंगा। हाँ या ना? क्लियर सर। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एसईजेड और यूनिट ऑफ एसईजेड और डेवलपर ऑफ एसईजेड, याद आया बेटा?
क्लियर सर? ऑथराइज इन रिलेशन टू ऑथराइज ऑपरेशन अगर मैंने सर्विसेज दी तो सर्विसेज माफ होगा, पर यहाँ पे दो रूट से एग्जामिशन दिया है, क्लियर? आइदर थ्रू डायरेक्ट रूट और थ्रू रिफंड रूट। डायरेक्ट रूट के लिए फॉर्म नंबर A1 फाइल करूंगा बेटा, मैं उसको वेरीफाई करूंगा एसजेड ऑफिसर से, उसको फिर एसीडीसी को सबमिट करूंगा 15 डेज में बेटा, वो मेरे को ऑथराइजेशन देगा A2 फॉर्म में, क्लियर? वो फॉर्म नंबर A2 मेरे को देगा विद इन नेक्स्ट 15 वर्किंग डेज। फिर आप मेरे को सर्विस दोगे, उस A2 को कॉपी मैं आपको दूंगा, उसके अगेंस्ट आप मेरे को सर्विस दोगे विदाउट पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स। फिर मैं क्वार्टरली A3 फॉर्म के अंदर एक रिटर्न फाइल करूंगा अगले महीने की 10 तारीख तक। हाँ है ना बेटा? यस सर, समझे मेरी बात? और सुनना सर, रिफंड रूट क्या बोला मैंने आपको बेटा? रिफंड रूट सर मैं क्या करूंगा, आपने मेरे को सर्विस दी बेटा, पूरा टैक्स पे करूंगा, क्लियर? आप मेरे बिल पे पूरा क्या लगाओगे बेटा? सर्विस टैक्स। एससीजेड को जो भी सर्विस दी उस पे क्या लगाओगे बेटा? सर्विस टैक्स। फिर मैं क्या करूंगा, मेरा रजिस्ट्रेशन अगर है तो ठीक है, नहीं तो रजिस्ट्रेशन करूंगा पहले सर्विस टैक्स में, और फिर मैं रिफंड लेने जाऊंगा। क्या करूंगा बेटा? मैं रिफंड लेने जाऊंगा। रिफंड लेने जब जाऊंगा मैं, क्लियर, मेरे को प्रूव करना पड़ेगा मैंने उसका सैनवेट नहीं लिया है, कोई और बेनिफिट नहीं लिया है, मैंने एक्चुअली टैक्स पे किया है, क्लियर? रिवर्स लायबिलिटी पहले रिवर्स चार्ज में टैक्स पे किया है और फिर मैं रिफंड लेके आऊंगा बेटा। हाँ है ना? प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए तो रिफंड मेरे को अलाउ कर देगी गवर्नमेंट। बोले यस सर, क्लियर? अच्छा, वो फॉर्म नंबर A3 जो था ना बेटा, विदाउट पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स मैंने सर्विस रिसीव करी ऑथराइजेशन के बेस पे, याद है बेटा? तो मेरे को A3 में एक क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा, उसकी ड्यू डेट 30 दिन है बेटा, क्वार्टर करना के 30 तारीख तक, मैंने 10 दिन बोल दिया बेटा अभी, क्लियर? 30 तारीख तक आपको क्या करना है? रिटर्न फाइल करना है A3 के अंदर। हाँ है ना? क्लियर? रिफंड में तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, रिफंड के लिए तो सर A4 के अंदर आपको रिफंड क्लेम करना है। हाँ है ना? क्लियर? खत्म। सुनो, अरे भाई, पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट याद है बेटा आपको? उसमें आपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सर गैस याद है बेटा? अरे लिक्विफाइड नेचुरल गैस, क्लियर? ट्रांसपोर्टेशन या रीगैसिफिकेशन वाली सर्विस दी आपने किसको? पावर जनरेटिंग प्लांट या कंपनीज को, तो सर्विस टैक्स माफ कर दिया गवर्नमेंट ने। हाँ है ना? 31 मार्च 2017 वो एग्जाम बेटा, क्लियर? एंड लास्ट पॉइंट फॉर एग्जामिशन इज सर सॉफ्टवेयर याद है बेटा? आपने कोई अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर बनाया बेटा, क्लियर? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर अगर वो है, क्या है बेटा? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है अगर या कोई भी हो बेटा, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर है, उस पे आपने पेन ड्राइव या किसी मीडिया पे आपने उसको रिकॉर्ड किया बेटा, है ना? और एज पर लीगल मेट्रोलॉजी अगर उस पे एमआरपी लिखना कंपलसरी, क्या कंपलसरी बेटा? और उसको आपने एमआरपी से एक्स्ट्रा कोई अमाउंट चार्ज नहीं किया, क्लियर? और उस पे एक्साइज भी एमआरपी माइनस अबेटमेंट के हिसाब से पे किया है, क्लियर? रेडीमेड सॉफ्टवेयर होते हैं बेटा, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर तो ऐसे होते नहीं, रेडीमेड सॉफ्टवेयर होते हैं बेटा, क्योंकि पेन ड्राइव वगैरह वही सेल होते हैं बेटा, क्लियर? कस्टमर जो तो एनीवेज टैक्स पे करना है। मार्केट में क्या कंफ्यूजन था बेटा, सारी जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनी उनमें बड़ा भारी कंफ्यूजन था, वो एक्साइज भी पे कर रहे हैं, सर्विस टैक्स भी पे कर रहे हैं, वेट भी पे कर रहे हैं, सब बोले हमने क्या करना है यार, इनडायरेक्ट टैक्स से क्लाइंट्स लेके टैक्स पे करना, क्लियर? कल को झगड़ा हो तो अपनी जेब से टैक्स पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट पेनल्टी, हटा, क्लियर? अपना सब लगाओ। इसलिए सर्कुलर आया और बोला, नोटिफिकेशन देकर गवर्नमेंट बोला कि अगर सॉफ्टवेयर जो आपने बेचा वो पेन ड्राइव में बेचा या किसी रिकॉर्डेड मीडिया में बेचा जिसपे एक्साइज पे करा आपने और उस पे सेक्शन 4 अकॉर्डिंग वैल्यूएशन हुआ, एमआरपी माइनस अबेटमेंट, और एमआरपी से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिया आपने, डिक्लेरेशन बिल पे कि मैंने एमआरपी से एक्स्ट्रा कुछ भी चार्ज नहीं किया, तो ऐसे केस में सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। हाँ है ना बेटा? सेम सर्कुलर इशू का कस्टम में भी बेटा सेम दिया, सर्विस टैक्स में भी, एक्साइज में भी दिया इन्होंने कि साहब सर ऐसे केस में आपको उस पे एक्साइज चार्ज करना है। क्या चार्ज करना बेटा? एक्साइज। हाँ है ना बेटा? यस सर, समझे? और अगर मान लो किसी ने सॉफ्टवेयर इंपोर्ट किया बेटा, क्या क्या बेटा? और उस पे मीडिया पे इंपोर्ट किया बेटा, उस पे याद है कस्टम 3(1) याद है बेटा आपको? सीवीडी पे किया उसने एमआरपी माइनस अबेटमेंट से, तो उस पे ऐसे केस में सर्विस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। सेम पॉइंट बेटा, हाँ या ना? क्लियर? एंड द ऑल एग्जामिनेशन अंडर सर्विस टैक्स गो गॉन, क्लियर? नेक्स्ट इज वैल्यू अंडर सर्विस टैक्स। क्या है सर? वैल्यू अंडर सर्विस टैक्स। यस सर, ओके सर। सो द नेक्स्ट पॉइंट अंडर सर्विस टैक्स इज वैल्यू अंडर सर्विस टैक्स। क्या है सर? वैल्यू अंडर सर्विस टैक्स, वैल्यूएशन। सर सेक्शन 67 कहता है वैल्यू ऑफ सर्विसेज, इफ द एंटायर कंसिडरेशन इज इन मनी तो ग्रोस अमाउंट चार्ज विद द वैल्यू ऑफ सर्विस। अरे सेल प्राइस यार, आपने जो पैसा दिया वो वैल्यू ऑफ सर्विस है बेटा, क्लियर? बट इफ कंसिडरेशन इज नॉट इन मनी तो काइंड में या काइंड प्लस मनी में, तो काइंड का फेयर मार्केट वैल्यू प्लस मनी इफ एनी शैल बी द वैल्यू ऑफ सर्विस बट इंक्लूसिव ऑफ सर्विस टैक्स, क्लियर? और अगर वैल्यू अजस्टेड नहीं होता तो रेफर वैल्यूएशन रूल्स। पर वैल्यूएशन रूल्स पढ़ने से पहले बेटा एक बात करूंगा, सुना, अगर मैंने मान लो आपको फीस लिखा, बिल लिखा 10 लाख रुपए का, आपने टीडीएस काट लिया बेटा, क्या काट दिया बेटा? तो क्या टीडीएस जो काट दिया वो क्या पैसा काट देगा मेरा? आपने मेरे बिहाफ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे किया बेटा, तो बताओ मुझे दैट अमाउंट विल बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ सर्विस और नॉट? डेफिनेटली, क्लियर? और पूरे अमाउंट क्या लगेगा बेटा? सर्विस टैक्स इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टीडीएस आल्सो बेटा, हाँ है ना? ओके, वैल्यूएशन रूल पढ़ने से पहले रूल नंबर 2A सबसे पहला सर, रूल नंबर 2A वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट याद है बेटा आपको? क्लियर? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मटेरियल पोर्शन क्या लगता है? सेल, उसको सेल माना वेट लगता है बेटा, और सर्विस टैक्स किस पे लगता है? सर्विस पोर्शन पे। तो हाउ विल यू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सर्विसेज? उसके लिए रूल नंबर 2A आया है। रूल नंबर 2A बोलता है एक काम करना, दो ऑप्शन बेटा, कितना ऑप्शन बेटा? दो। एक काम करना,
एक्चुअल बेस पे निकाल ले बेटा। एक्चुअल बेस पे कैसे निकाल ले बेटा? सुनना, आपने अगर वेट पे करने के लिए, क्या पे करने के लिए बेटा? वेट या सीएसटी पे करने के लिए अगर वैल्यू ऑफ मटेरियल निकाला है, क्या निकाला बेटा आपने? तो वैल्यू ऑफ मटेरियल जो होगा उसको ग्रोस अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में से लेस कर देना, तो रिमेनिंग अमाउंट विल बी द वैल्यू ऑफ सर्विस। क्लियर? समझे मेरी बात? पक्का बेटा? अच्छा, वैसे वैल्यू सर्विस में आता क्या क्या बेटा? अरे भाई, जितनी भी मेरी कॉस्टिंग लगी, किसकी? लेबर को पैसा दिया, क्लियर, एम्प्लॉइज को पैसा दिया, समझे, सब कॉन्ट्रैक्ट को पैसा दिया मैंने, इनपुट सर्विसेज ली मैंने आपसे बेटा, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल वगैरह बेटा, क्लियर, समझे, कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट रिलेटिंग टू प्रोवाइडिंग सर्विसेज, समझे मेरी बात सर, डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीनरीज वगैरह, क्लियर, प्लस मेरा प्रॉफिट मार्जिन वगैरह, ये सब मेरा वैल्यू ऑफ सर्विस का पोर्शन का पार्ट बनता है। और इन पे क्या लगता है बेटा? सर्विस टैक्स। तो उसका मैकेनिज्म क्या दिया इन्होंने? या तो तू एक काम करना, ग्रोस अमाउंट चार्ज में से मटेरियल का जो वैल्यू था उसको लेस कर देना, रिमेनिंग अमाउंट विल बी द वैल्यू ऑफ सर्विस, उस पे क्या लगेगा? सर्विस टैक्स। या फिर एक काम करना, एस्टिमेट बेस वाला ऑप्शन दिया हुआ है, ग्रोस अमाउंट चार्ज का 40% शैल बी वैल्यू ऑफ सर्विस, उसका उस पे क्या लगा देना? सर्विस टैक्स। ओरिजिनल वर्क के केस में, किसके केस में बेटा? ओरिजिनल वर्क्स के केस में। ओरिजिनल वर्क्स में आता है ऑल न्यू कंस्ट्रक्शंस, या कोई बिल्डिंग बिल्कुल खत्म हो गई, क्लियर, टू मेक इट वर्केबल वापस बना रहे तो वो भी ओरिजिनल वर्क्स है, या फिर कोई मशीन वगैरह इंस्टॉल करे, इरेक्शन किया, कमीशन किया, वो भी ओरिजिनल वर्क्स है। इसके अलावा सारे काम, रिपेयर, मेंटेनेंस, फिनिशिंग सर्विसेज, कलर किया मैंने, कलर का कॉन्ट्रैक्ट दिया बेटा आपको, इस बिल्डिंग को कलर करना है बेटा, क्लियर सर, या मेरी गुड्स को रिपेयरिंग करने मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा एसी वगैरह के लिए, क्लियर, वाटर प्यूरिफायर वगैरह के लिए, कोई भी गुड्स का मैंने अगर कॉन्ट्रैक्ट दिया आपको, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दिया है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, और सब किस में जाएंगे? 70% में आएंगे। किस में आएंगे बेटा? 70% में आएंगे, क्लियर। और ग्रोस अमाउंट चार्ज का 70% द वैल्यू ऑफ सर्विस, यस या नो? समझे? अच्छा, आपको ऑप्शन दिया है तो एक्चुअल बेस पे लो या 40 या 70 पे करो, हाँ है ना बेटा? समझे मेरी बात? पर ध्यान रखना, इनपुट का क्रेडिट नहीं मिलता। किसका नहीं मिलता बेटा? इनपुट्स का, क्योंकि इनपुट जितना भी लगे इसमें उसको डीम्ड सेल माना है। क्या माना बेटा? डीम्ड सेल। तो सर एनीवेज उस पे वेट लग रहा है, एक्साइज सर्विसेज लग ही नहीं रहा बेटा, तो सैनवर्ड क्रेडिट किस बात का बेटा? हाँ, वेट क्रेडिट मिलना होगा, वेट क्रेडिट मिल जाएगा, पर सैनवर्ड क्रेडिट तो नहीं मिलेगा। पर हाँ सर, इनपुट सर्विस और कैपिटल का क्रेडिट मिल जाएगा, हाँ है ना? यस सर, पक्का बेटा? डन, क्लियर। और ध्यान रखना, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लोग होशियार है। क्या है बेटा? होशियार। तो गवर्नमेंट भी कम नहीं बेटा, लोगों ने क्या किया बेटा? सर मेरा कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट जो भी था बेटा उसका 40% में कर रहा हूं, मैंने क्या किया, कुछ मटेरियल में ले आऊंगा, तेरे लिए सीमेंट स्टील में ले आऊंगा, बाकी मटेरियल तू लिया। तो गवर्नमेंट जितना भी मटेरियल अगर सभी रिसीवर प्रोवाइड कर रहा है उसको, वो सब भी ऐड करने का लेस कर देना। अगर कोई उसने अमाउंट चार्ज किया मटेरियल सप्लाई करने के लिए, वो लेस कर देना, टोटल अमाउंट जाएगा उसका 40 या 70% करने का, हाँ है ना? क्लियर? याद है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट प्लानिंग बेटा? क्लियर, मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए सब कुछ ऐड करने का बेटा, हाँ है ना? क्लियर, पक्का। टोटल अमाउंट जो भी मटेरियल वगैरह लगा, जो भी भले उसने सप्लाई किया, आपने सप्लाई किया, सब कुछ ऐड करने के बाद 40% बेटा, 70% है, हाँ है ना? डन, क्लियर। अच्छा सुनो, अगर कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि नहीं नहीं मैं तो पूरे ही ग्रोस अमाउंट चार्ज पे लगाऊंगा सर्विस टैक्स, वेट भी पे करा मटेरियल पे और सब पे क्या पे कर रहा है? सर्विस टैक्स भी पे करा, तो ऐसे केस में उसको सीमेंट वगैरह क्रेडिट मिल जाएगा, अदरवाइज क्रेडिट इनपुट का नहीं मिलता है, हाँ है ना बेटा? इनपुट सर्विस कैपिटल से मिल जाता है बेटा उसको, यस या नो? पक्का बेटा? डन। सर रूल नंबर 2A के बाद आता है रूल नंबर 2C। 2C आता है क्या? रेस्टोरेंट के केस में 40% वैल्यू ऑफ सर्विस, आउटडोर कैटरिंग में 60% वैल्यू ऑफ सर्विस, और चैप्टर नंबर 1 से लेकर 22 ऑफ सीटा में जो गुड्स कवर उनका क्रेडिट नहीं मिलता है, उसमें फूड आइटम्स वगैरह कवर है मैक्सिमम बेटा, क्लियर। सिंस उसको सेल मान लिया इसलिए सेल क्रेडिट नहीं मिलता। अच्छा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं कि एक्चुअल बेस ले ले, उसमें यही ऑप्शन है 40-60 वाला बेटा, रूल नंबर 2C के अंदर। 2B मेरा पेंडिंग है, बाद में बढ़ाऊंगा मैं आपको, मनी चेंजिंग वाला बेटा, क्लियर। रूल नंबर 3 बोलता है क्या? अगर वैल्यू एसेट नहीं हो पाता है तो वैल्यू शैल बी डिटरमाइंड एज अंडर। रूल नंबर 3 बोलता है क्या? वैल्यू ऑफ सिमिलर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेम सर्विस प्रोवाइडर टू एनीबॉडी एल्स, क्लियर, उसकी सर्विस की वैल्यू लेना। और अगर वो नहीं आता तो ऐसे केस में काइंड की फेयर मार्केट वैल्यू लेना, विच शुड नॉट बी लेस देन कॉस्ट इंकर्ड इन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, क्लियर। वैसे प्रैक्टिकली बात करें, अगर काइंड का एफएमवी होता तो क्या मैं रूल्स में आता क्या बेटा? नहीं, क्लियर, समझे। पर फिर भी अगर क्वेश्चन आया था कभी रूल नंबर 3 से निकालो वैल्यू, तो पहले सिमिलर सर्विस की वैल्यू, उसके बाद काइंड की एफएमवी विच शुड नॉट बी लेस देन कॉस्ट इंकर्ड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज। बोलो यस सर। रूल नंबर 4 बोलता है सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर इज पावर टू रिजेक्ट द वैल्यू डिक्लेयर्ड बाय द एसएससी, और अगर उसने रिजेक्ट कर दी तो रिजेक्शन से पहले एक अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देगा बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस, उसको लगता है वैल्यू सही नहीं है, सप्रेस्ड है, क्लियर। प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, मामला गड़बड़ है तो ऐसे केस में वैल्यू रिजेक्ट कर सकता है, बट आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस। रूल नंबर 5 बोलता है इंक्लूजन्स इन द वैल्यू ऑफ सर्विस एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सर्विस। ज्यादा है बेटा पार्लर, अरे आपका क्या बेटा? पार्लर के बेटा फेशियल कराया, क्या कराया आपने बेटा? फेशियल। तो फेशियल चार्ज उसने लिया 300 रुपया, प्लस क्रीम का चार्ज अलग से ले लिया, प्लस अदर कॉस्ट अलग से ले ली, एवरीथिंग विल बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ सर्विस, यस या नो? एवरी एक्सपेंस, एवरी कॉस्ट incurred in providing services shall form part of value service। याद आया बेटा? ऑडिट करने गए, ऑडिट के लिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस रीइंबर्समेंट लिया, दैट दोज विल आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सर्विस, हाँ है ना? लगेगा सर्विस टैक्स, क्लियर। पर एज अ प्योर एजेंट, क्या बोला बेटा मैंने? एज अ प्योर एजेंट कोई भी खर्चा आपने किया तो वो वैल्यू सर्विस का पार्ट नहीं बनेगा। अब प्योर एजेंट का एग्जांपल मैंने क्या दिया बेटा? याद है क्या? आप मान लो कस्टम्स हाउस एजेंट बेटा, कौन हो आप बेटा? क्लियर। और आपका रोल था राज ट्रांसपोर्ट तक का, कहा था बेटा
कि आपको कस्टम क्लियरेंस करा के राज ट्रांसपोर्ट तो लानी है, क्लियर। पर सर मान लो कभी वो राज ट्रांसपोर्ट वाला नहीं था, आपने अरेंज करवाया ट्रांसपोर्टेशन उसका, आपने रीइंबर्समेंट लिया और एक्चुअल जितना उसने पे किया उतना ही बिल पे अलग से लिखा है, तो सर सिंस वो रेस्पॉन्सिबल नहीं था, उसने सर्विस यूज नहीं करी, सर आपके बिहाफ पर उस कस्टम हाउस एजेंट ने पैसा दिया था एज अ प्योर एजेंट, तो दैट विल बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग वैल्यू सर्विस। बोलो यस सर, समझे मेरी बात? ये रूल नंबर 5 था, हाँ है ना। रूल नंबर 6 बोलता है सर कमीशन वगैरह पे टैक्स लगेगा, एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन फ्रॉम द वैल्यू सर्विस, क्लियर। एग्जांपल से बोल, क्या बेटा ये एग्जांपल, जैसे मैंने शेयर बेचे बेटा, क्या बेटे मैं सर शेयर बेचे, शेयर बेचने में टैक्स नहीं लगता बेटा क्योंकि शेयर्स आर गुड्स, क्लियर। पर आप ब्रोकर थे बेटा मेरे, उसने कमीशन एजेंट लिया, कमीशन था, एजेंट था, ब्रोकर था, ब्रोकरेज लिया, कमीशन लिया, उस पर क्या लगेगा बेटा? सर्विस टैक्स, क्लियर। सर सुनना, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है बेटा आपका, प्रीमियम चार्ज क्या लगेगा? सर्विस टैक्स। आप LIC के एजेंट हो बेटा, क्लियर, या इंटरमीडियरी हो या कोई एक्चुअरी वगैरह हो, कोई भी कमीशन लिया, क्या लगेगा? सर्विस टैक्स। सर मेरा मोबाइल था, फ्री सर्विसिंग थी बेटा, क्लियर, मैंने फ्री सर्विसिंग कराई, कार का फ्री सर्विसिंग कराया बेटा, तो क्या पागल है फ्री सर्विसिंग करने वाला? क्लियर, वो क्या करेगा? कंपनी से रीइंबर्समेंट लेगा बेटा, तो आपसे पैसा नहीं लिया, कंपनी से ले ले बेटा, क्या लगेगा? सर्विस टैक्स। क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट हो, कोई भी कमीशन एजेंट हो, कमीशन क्या लगेगा बेटा? सर्विस टैक्स, क्लियर, समझे मेरी बात? अच्छा, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज लिया, नेमलेस डेमरेज चार्ज या कोई भी चार्ज ले बेटा, आपने एक्स्ट्रा चार्ज लिया, दोज विल आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सर्विस, उस पे क्या लग जाएगा? सर्विस टैक्स, क्लियर, पक्का 100%? यस सर। सर आप रेलवे टिकट एजेंट हो बेटा, कौन हो बेटा आप? तो रेलवे फेयर जो था क्या आपकी वैल्यू सर्विस है बेटा? नहीं, तो वो एक्सक्लूड होगा, पर रेलवे टिकट का जो कमीशन था उस पर लगेगा सर्विस टैक्स, क्लियर। आप एयर ट्रैवल एजेंट हो बेटा, कौन हो बेटा आप? सर एयर ट्रैवल एजेंट को जो एयरलाइन ने कमीशन दिया वो वैल्यू सर्विस का पार्ट है बेटा, पर सर एयर फेयर का जो टिकट है बेटा वो वैल्यू सर्विस का पार्ट नहीं है। सर जो टैक्सेस आपने चार्ज किए गवर्नमेंट ने, याद है बेटा टिकट में, सर अलग से आपने इंडिकेट किया, उस पर चार्ज पे सर्विस टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि वो आपकी वैल्यू सर्विस नहीं है बेटा, हाँ है ना, क्लियर। सर लैंडलाइन कनेक्शन लिया आपने बेटा, क्या लिया बेटा आपने? टेलीफोन कनेक्शन, क्लियर, उसके लिए इनिशियल डिपॉजिट दिया बेटा 1000 रुपए, रिफंडेबल होता है, क्या वो वैल्यू सर्विस का पार्ट है क्या बेटा? नहीं, पर जब कनेक्शन कटवाया तो उसने 500 रुपए ड्यू थे आपके, सर वहां से एडजस्ट कर लिए, तो यस डेफिनेटली वैल्यू सर्विस के अगेंस्ट एडजस्ट किए तो वो वैल्यू सर्विस का पार्ट बनेगा, हाँ है ना, क्लियर। अच्छा, गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दी, कोई ग्रांट दी विच इज नॉट अ कंसिडरेशन फॉर एनी एक्टिविटी, क्या वैल्यू सर्विस का पार्ट बनेगा? वो नेवर, क्लियर, क्योंकि वो कंसिडरेशन फॉर एनी एक्टिविटी नहीं है, गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह बेटा, क्लियर। सर कोई इंसान मर गया काम करते करते, तो कंपनी ने उसको वो कंपनसेशन दिया बेटा, क्या उसने मरने की सर्विस दी क्या बेटा वहां पे बैठ के, क्लियर। सर तो एनी एक्सीडेंटल डैमेजेस ड्यू टू अनफोर्सिन एक्शन वगैरह, उसके लिए जो पैसा दिया सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। जैसे इंश्योरेंस क्लेम वगैरह मिलता है बेटा, इंश्योरेंस क्लेम पे नहीं लगता सर्विस टैक्स, पर सर प्रीमियम पे लगता है सर्विस टैक्स, हाँ है ना, पर क्लेम पे तो लगेगा, क्या मरने की सर्विस दी क्या बेटा उसने? नहीं, क्लियर, समझिए एग्जांपल्स थे रूल नंबर 6 में, क्लियर, खत्म होता है अब। और सर वैल्यूएशन रूल्स गोवा गॉन, कंपोजिशन स्कीम अंडर सर्विस, पर हाँ कंपोजिशन स्कीम अंडर सर्विस टैक्स रूल नंबर 2 भी आएगा साथ में बेटा, बाद में पढ़ेंगे। एयर ट्रैवल एजेंट क्या है बेटा? एयर ट्रैवल एजेंट सर डोमेस्टिक फ्लाइट के केस में 0.7%, इंटरनेशनल फ्लाइट के केस में 1.4% ऑफ बेसिक एयर फेयर, हाँ है ना, इतना पे करो मस्त रहो, पर आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, हाँ है ना बेटा, क्लियर, यस बॉस। सर सेकंड लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस क्या है बेटा? अगर पॉलिसी प्योरली रिस्क कवर की तो उस पर पूरे पे लगेगा सर्विस टैक्स, प्योरली रिस्क कवर की नहीं है, इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट स्कीम है, और उसमें अगर इंश्योरेंस का अमाउंट, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट अलग दे रखा है, इंश्योरेंस का अमाउंट अलग दे रखा है, तो केवल रिस्क कवर पे लगेगा सर्विस टैक्स, वहां भी दिक्कत नहीं। पर अगर इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट स्कीम है, उसमें अलग से रिस्क कवर का अमाउंट अलग से नहीं दे रखा, तो सर ग्रॉस अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो चार्ज किया उसका, सर सुनना, फर्स्ट ईयर में कितना बेटा? 3.5% इज द अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स, और सेकंड में सब्सिक्वेंट ईयर में 1.7, इसका हाफ 1.75% शैल बी द अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स फॉर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, जहां पे इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है, हाँ है ना बेटा, क्लियर। और हाँ ध्यान रखना, अगर सिंगल प्रीमियम एनडी पॉलिसी है तो ग्रॉस अमाउंट ऑफ प्रीमियम का 1.4% शैल बी द अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स, उस पर क्या लग जाएगा बेटा? सर्विस टैक्स, हाँ है ना, ग्रॉस अमाउंट प्रीमियम के केवल 1.4% पे लगेगा सर्विस टैक्स, क्लियर, 1.4% शैल बी द अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स, हाँ है ना, क्लियर, समझे मेरी बात? ये कंपोजिशन की स्कीम की रेट ऑफ टैक्स हो गया बेटा। वापस रिपीट कर रहा हूं, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में प्योरली रिस्क कवर का पूरे टैक्स पे करो बेटा, क्लियर, समझे। इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस स्कीम है और उसमें इन्वेस्टमेंट का अमाउंट अलग से दे रखा है, रिस्क कवर का अलग दे रखा है, तो रिस्क कवर पे लगा दो सर्विस टैक्स, क्लियर। पर अगर कंपोजिट पॉलिसी बेटा, जो यूलिप प्लान वगैरह होता है ना बेटा, ये तो ऐसे केस में सर कंपोजिट जो प्रीमियम दे रखा बेटा, इसमें केवल रिस्क कवर पे लगना चाहिए सर्विस टैक्स, वो तो अलग से अमाउंट दे नहीं रखा बेटा, इसलिए ग्रॉस अमाउंट ऑफ प्रीमियम का 3.5% सर्विस टैक्स इन द फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर सब्सिक्वेंट ईयर में कितना बेटा? इसका हाफ 1.75% शैल बी द अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स, यस या नो? यस सर। और ध्यान रखना सिंगल प्रीमियम एनडी पॉलिसी तो ग्रॉस अमाउंट प्रीमियम का 1.4% शैल बी द अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स, और ये स्कीम में तो कोई सर्टिफिकेट क्रेडिट नहीं मिलता, हाँ है ना, यस सर। थर्ड है मनी चेंजिंग सर्विसेज, कौन सी बेटा?
पर उसके पहले मैं रूल नंबर 2 भी पढ़ाऊंगा आपको। क्या पढ़ाऊंगा मैं? रूल नंबर 2 भी, उसके बाद ये वैल्यूएशन पढ़ेंगे, ये कंपोजिशन पढ़ेंगे। रूल नंबर 2 भी बोलता है बेटा मनी चेंजिंग सर्विसेज, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर। क्लियर? मान लो आप फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर हो बेटा। क्लियर? मैंने $1 लिख दिया, 50 लाख रुपए कैश लिया, क्या 50 लाख इज द वैल्यू सर्विस? नेवर, इट्स अ प्योर ट्रांजैक्शन मनी, इसमें सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। पर इसके लिए आपने ब्रोकरेज चार्ज किया, कमीशन चार्ज किया, उस पर लगेगा ना सर्विस टैक्स। क्लियर? वो कमीशन कैसे निकलेगा? रूल नंबर 2 भी बोलता है सर जो आपने मेरे से रेट चार्ज किया उसको कंपेयर करना आर से, आर बाय रेफरेंस रेट से, जो डिफरेंस होगा वो आपका कमीशन, दैट्स द वैल्यू ऑफ सर्विस, उस पर क्या लगेगा? सर्विस टैक्स। पर सर आपने मान लो कोई ऐसी करेंसी थी इसका आरबीआई रेफरेंस रेट नहीं है, जैसे झिंगा, याद आया बेटा? क्लियर? उसका आरबीआई रेफरेंस अवेलेबल नहीं है मान लो किसी करेंसी का इस टाइम पे, तो इसे किसमें ग्रॉस अमाउंट ऑफ एक्सचेंज का 1% शैल बी वैल्यू ऑफ सर्विस, उसका 14% क्या होगा बेटा? सर्विस टैक्स। क्लियर? और हाँ, मैंने डॉलर दिया, पाउंड लिया, इफ नाइदर ऑफ द करेंसीज एक्सचेंज इज इंडियन रुपी, तो पहले दोनों करेंसी को आर यूज करके आईएनआर में कन्वर्ट कर, दोनों में जो कम होगा उसका 1% इज द वैल्यू ऑफ सर्विस, उसका 14% क्या होगा बेटा? सर्विस टैक्स। हाँ है ना? यस बॉस, पक्का बेटा? डन। और सर इसके लिए कंपोजिशन की बोलता है सिंस 1% तो कमीशन, तो उसका 14% तो सर्विस टैक्स, तो 1% का 14% कितना होता है? 0.14। क्लियर? तो वो कंपोजिशन की बन गई बेटा, और क्या है? क्लियर? तो सर ग्रॉस अमाउंट ऑफ प्रीमियम का 0.14% सर्विस पे करो, मस्त पर 1 लाख तक है बेटा, वो स्लैब दिया हुआ। 1 लाख से ज्यादा अगर आपका सर मैंने अगर मनी चेंजिंग मैंने कन्वर्जन करा अप टू ₹1 लाख, तो सर कितना? 0.14, पर 1 लाख से ऊपर है तो 1 लाख पे तो 140 है, ये 1 लाख से ऊपर जितना गया उसका हाफ कितना था? 0.07%, पर वो भी 10 लाख तक। 10 लाख से ऊपर तो 10 लाख पे 770 है, 10 लाख से ऊपर जितना भी गया उसका 1/10 0.014%। क्लियर? ऑफ द ग्रॉस अमाउंट प्रीमियम पर सर मैक्सिमम रुपीज 7,000 एंड मिनिमम 35 पर ट्रांजेक्शन। बोले यस सर? क्लियर? बैंक का ट्रांजेक्शन देखा उसने 5 लाख करोड़ के ट्रांजेक्शन कर लिए करंट ईयर में, तो क्या मैक्सिमम 7,000 पे करना है क्या? अरे 7,000 रुपए पर ट्रांजेक्शन बेटा। तो नीचे क्वेश्चन दे रखा होता है अज्यूमिंग दैट ईच ट्रांजेक्शन इज ऑफ रुपीज 5 लाख, तो सर 1 करोड़ ट्रांजेक्शन होगा बेटा। अब 5 लाख पे एक ट्रांजेक्शन लगता है 420 रुपए टैक्स, कितना लगता है बेटा? 420, कैलकुलेट करोगे मिलेगा आपको बेटा। क्लियर? तो 420 करोड़ विल बी द अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स। बोलो यस सर? समझे मेरी बात? प्लस एजुकेशन सेस, सॉरी स्वच्छ भारत सेस एंड कृषि कल्याण सेस अलग से और होगा बेटा सारे कंपोजिशन स्कीम में। क्लियर? एंड द लास्ट स्कीम ऑफ कंपोजिशन स्कीम इज लॉटरी टिकट। क्लियर? मैं डिस्ट्रीब्यूटर याद आया क्या बेटा? लॉटरी टिकट डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट, मेरे को बोला या तो नॉर्मल टैक्स पे कर, नॉर्मल क्रेडिट और मस्त, या फिर तू एबनॉर्मल हो जा जैसा तू है। क्या बोला बेटा? अबे ओ क्लियर सर? और बोल दिया तुम एक काम करना 8,200 रुपये, कितना बेटा? 8,200 रुपीज सर्विस टैक्स पे करना और मस्त रहना फॉर एवरी 10 लाख, और पार्ट और भी 10 लाख के फेस वैल्यू वाले लॉटरी टिकट्स प्रिंटेड। क्लियर? पर अगर प्राइस पे आउट रेशियो 80% से सर ज्यादा है मतलब कमाई कम है, कमाई कम तो सर्विस टैक्स भी कम 8,200 रुपया, पर प्राइस पे आउट रेशियो 80% से कम है मतलब कमाई ज्यादा, सर्विस टैक्स भी ज्यादा, कितना बेटा? 12,800 रुपये फॉर एवरी 10 लाख और पार्ट ऑफ 10 लाख के फेस वैल्यू वाले लॉटरी टिकट्स प्रिंटेड। पर अगर ऑनलाइन लॉटरी बेचते हो बेटा तो प्रिंटेड नहीं देखना है, क्या देखना है? सोल्ड देखना है। और अगर ये स्कीम लेनी है तो जब फाइनेंशियल चालू होता है उसके फर्स्ट मंथ में डिसाइड करना है स्कीम लेनी है या नहीं लेनी। जो भी चॉइस आपने ली वो पूरे फाइनेंशियल चलेगा, बीच में विड्रॉ नहीं होगा। पर आपने साल के बीच में अगर ये स्कीम ली, साल के बीच में बिजनेस कमेंस किया बेटा, जब बिजनेस कमेंस किया उसके 1 मंथ में डिसाइड करना है स्कीम लेना है कि नहीं लेना है, और जो भी चॉइस आपने ली है वो पूरे फाइनेंशियल चलेगी। बोलो यस सर? और ध्यान रखना चारों स्कीम में सर्टिफिकेट नहीं मिलता, और चारों स्कीम में सर ध्यान रखना स्वच्छ भारत सेस एंड कृषि कल्याण सेस अलग से वो लगेगा, और वही प्रोपोर्शन उतना ही ले जाएगा बेटा। हाँ है ना? समझे मेरी बात? जितना टैक्स का अमाउंट है अंडर स्कीम डिवाइड बाय 14 into 0.5 तो आ जाएगा स्वच्छ भारत सेस और कृषि कल्याण सेस। बोलो यस सर? समझे मेरी बात बेटा? पक्का? डन? अरे क्लियर है क्या? यस बॉस। अबेटमेंट अंडर सर्विस टैक्स क्या है सर? नेक्स्ट पॉइंट अबेटमेंट अंडर सर्विस टैक्स। देयर आर वेरियस सर्विसेज जिसमें क्या दिया बेटा गवर्नमेंट ने? बेनिफिट दिया, अबेटमेंट दिया, एहसान किया। क्या क्या बेटा? एहसान किया। सिंस वहां एहसान करके इनकी वैल्यू कम कर दी, उसको कम अमाउंट पर लगाया सर्विस, इसलिए उनको बोल दिया कि तुम्हें साइनोड क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर कुछ सर्विसेज में क्रेडिट अलाउ किया, कुछ सर्विस में बोला कि इनपुट और कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा, मतलब इनपुट सर्विस का मिल जाएगा। क्लियर? वो लिस्ट हमें याद करनी पड़ेगी। हाँ है ना? क्लियर? दैट्स वी आर बिगिनिंग। सबसे पहला पढ़ा दिया मैंने आपको, सर याद आया इंस्टॉलमेंट में से प्रिंसिपल लेस किया, इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट किया 90% अबेटमेंट, याद है बेटा? क्लियर? फर्स्ट पॉइंट वही है। सेकंड पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय रेलवे, ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय रेलवे, बट अदर देन पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ बेटा? अदर देन इंडियन रेलवे ने अगर कंटेनर में ट्रांसफर किया, इंडियन रेलवे के अलावा किसी और पर्सन ने ट्रांसपोर्ट किया गुड्स का, किसमें? कंटेनर में, तो ऐसे केस में 60% अबेटमेंट 40% टैक्सेबल है। पर ध्यान रखना इनपुट और कैपिटल गुड्स का क्रेडिट नहीं मिलता, पर इनपुट सर्विस का क्रेडिट मिल जाता। क्लियर? और हाँ इसके अलावा किसी ने भी रेलवे से ट्रांसपोर्ट किया गुड्स का तो 70% अबेटमेंट है, 30% टैक्सेबल है। पर हाँ अगेन इनपुट सर्विस का क्रेडिट मिल जाएगा, इनपुट और कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता। ट्रांसफर ऑफ पैसेंजर्स बाय रेलवे,
याद है पैसेंजर बाय रेलवे के केस में एसी और फर्स्ट क्लास में लगता है सर्विस टैक्स, पर 70% अबेटमेंट 30% टैक्सेबल है, सेम एज अबव, मतलब इनपुट सर्विस का क्रेडिट मिल जाएगा, इनपुट कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता। क्लियर सर? फोर्थ सुनना बेटा, हमने एक पार्टी करी बेटा, आप सबको बुलाएंगे उसमें हम फेलिसिटेशन पार्टी के अंदर, क्लियर? उसमें हम एक हॉल बुक करते हैं और डिनर विनर भी होता है बेटा उसके अंदर, क्लियर? तो जिससे हमने हॉल बुक कराया उससे हमने खाना भी बुक कराया बेटा, क्लियर? तो होता है 500 पर प्लेट लूंगा मैं, इतना चार्ज लूंगा, होता है ना बेटा? तो इट्स अ बंडल सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ इमोबिलिटी अलोंग विद सप्लाई ऑफ फूड वाली सर्विसेज। तो ऐसे केस में 30% अबेटमेंट है, 70% टैक्स वाले, पर चैप्टर नंबर 1 से लेकर 22 सीटा याद है, रेस्टोरेंट में नहीं मिलता बेटा क्रेडिट, वो क्रेडिट नहीं मिलेगा, बाकी का क्रेडिट मिल जाएगा। हाँ है ना? ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय एयर, सर इकोनॉमिक क्लास में ट्रांसपोर्ट किया तो 60% अबेटमेंट, अदर देन इकोनॉमिक क्लास में तो 40% अबेटमेंट, पर अगेन इसमें बोला इनपुट सर्विस का क्रेडिट मिल जाएगा, इनपुट कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा, क्लियर? पर ध्यान रखना सर, वो स्पेसिफाइड एयरपोर्ट याद है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट, क्लियर? यहां पे अगर आप गए या यहां से आए तो ऐसे केस में 90% अबेटमेंट, कितना बेटा? आवाज नहीं आ रही है, और 10% टैक्स वाले, पर सिंस केवल 10% टैक्स लगा रहे हो इसलिए इसको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब 90% अबेटमेंट दिया, अब इनपुट से क्रेडिट देते हो, जी ले लेते हैं, मार दे तो और क्या करें, इसलिए बोल दिया 90% अबेटमेंट, किसी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर ध्यान ना, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट जो भी है उनको जिस दिन उनका ऑपरेशन चालू हुआ उसके 1 साल तक ये बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नॉर्मल में आ जाएगा बेटा ये। हाँ है ना? क्लियर? होटल अकोमोडेशन याद है, डिक्लेयर टैरिफ 1000 से ज्यादा टैक्स लगेगा, क्लियर? 40% अबेटमेंट है, 60% टैक्सेबल है, और हाँ ध्यान रखना इनपुट सर्विस क्रेडिट मिल जाता है, इनपुट कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता, क्लियर? सर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय जीटीए याद है बेटा, जीटीए। अच्छा, अदर देन यूज्ड हाउसहोल्ड गुड्स, अगर यूज्ड हाउसहोल्ड आर्टिकल्स आपने ट्रांसपोर्ट किया था 60% अबेटमेंट है, 40% टैक्सेबल है, पर किसी का क्रेडिट नहीं मिलता, बाकी अदरवाइज जीटीए में 70% अबेटमेंट है, 30% टैक्सेबल है, और किसी का क्रेडिट नहीं मिलता। और ध्यान रखना जीटीए ही एक ऐसी सर्विस है जिसमें कंपलसरी अबेटमेंट, बाकी हर जगह चॉइस है कि सर्विस लेना है या अबेटमेंट लेना है, क्लियर? समझे मेरी बात? ओके सर सुनना, चिट फंड याद है बेटा, फॉर्मेट ऑफ चिट फंड 30% अबेटमेंट, 70% टैक्सेबल, रेंटिंग ऑफ मोटर कैब, रेंटिंग ऑफ मोटर कैब 60% अबेटमेंट, 40% टैक्सेबल, पर ध्यान देना, इधर ध्यान, रेंटिंग ऑफ मोटर कैब के लिए किस लिए बेटा 60% अबेटमेंट लिया है, 40% ही टैक्स पे करे तो किसी का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, ना इनपुट का, ना कैपिटल गुड्स का, ना इनपुट सर्विस का, बस एक सर्विस का क्रेडिट मिल जाएगा। रेंटिंग ऑफ मोटर कैब सर्विस प्रोवाइड करने के लिए रेंटिंग ऑफ मोटर कैब सर्विस लिए तो उस पे जो सर्विसेज पे किया उसका क्रेडिट मिल जाएगा, पर उसका भी 40% क्रेडिट मिलेगा। कितना मिलेगा बेटा? क्लियर? अगर उसने पूरा टैक्स पे किया तो उसका 40% क्रेडिट मिलेगा बेटा, क्लियर? पर उसने भी अबेटमेंट लिया था बेटा, क्लियर? 40 पे किया तो पूरा मिल जाएगा क्रेडिट। हाँ है ना? यस सर। सर ध्यान रखना, उसके अलावा कोई और सर्विस का क्रेडिट नहीं मिलता। ओके सर, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट कैरिज याद है बेटा, स्टेज कैरिज नॉन एसी वाला याद है बेटा आपको, क्लियर? अच्छा, नॉन एसी स्टेज कैरिज कॉन्ट्रैक्ट माफ है बेटा, पर एसी भी तो लगता है ना बेटा टैक्स, क्लियर? ध्यान ना, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, क्लियर? रेडियो टैक्सी और स्टेज कैरिज के केस में 60% अबेटमेंट, 40% टैक्सेबल, और किसी का क्रेडिट नहीं मिलता। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इन अ वेसल, क्या बोला बेटा? इन अ वेसल, देखो रेलवे में 70% अबेटमेंट है, क्लियर? जीटी में 70% अबेटमेंट है, इसमें भी कितना बेटा 70% अबेटमेंट है, और अगेन इनपुट सर्विस का क्रेडिट में मिलता है। हाँ है ना? ओके, टूर ऑपरेटर क्या बेटा? टूर ऑपरेटर की सर्विसेज। सर आपने टूर ऑपरेटर बोला मेरा केवल होटल बुक करा दे, क्या करा था बेटा? बाकी सब कैसे घूमना है, कैसे जाना है, कैसे आना, सब मैं कर लूंगा, क्लियर? केवल होटल अकोमोडेशन बुकिंग उसने करी तो 90% अबेटमेंट, 10% क्या बेटा टैक्सेबल, पर ध्यान रखिएगा, क्लियर? उसको किसी का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट टूर ऑपरेटर ने दूसरे टूर ऑपरेटर सर्विस ली तो क्रेडिट मिल जाएगा, तो उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। और हाँ, होटल अकोमोडेशन बुक कराने के अलावा कोई और सर्विस ने दी है, क्लियर? जैसे मान लो पैकेज टूर बुक कराया, सब कुछ होटल सब कुछ बेटा, या आपको लोकल साइट सीइंग कराई उसने, सब कुछ जो भी काम करना बेटा, ऐसे केस में 70% अबेटमेंट, 30% टैक्सेबल है बेटा, पर ध्यान रखना किसी का क्रेडिट नहीं मिलेगा, पर एक सर्विस का, किसका? टूर ऑपरेटर ने टूर ऑपरेटर सर्विस ली तो क्रेडिट मिल जाएगा, तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। मैंने आलिया भट्ट के लिए फ्लैट बुक किया, याद है बेटा, क्लियर? कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट वगैरह याद है बेटा, ऑफिस वगैरह बनाया मैंने, बुकिंग करा बेटा, जिनका याद है बेटा, क्लियर? सर्विस लगता है बेटा डिक्लेयर्ड सर्विस, उसमें 70% अबेटमेंट, 30% टैक्सेबल, पर ध्यान रखना इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है। क्या बोला बेटा? मतलब कॉन्ट्रैक्टर को इनपुट सर्विस और कैपिटल क्रेडिट मिलता है, क्लियर? समझे मेरी बात? एंड द वैल्यू ऑफ द फ्लैट शुड बी इंक्लूसिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द लैंड आल्सो बेटा। हाँ है ना? समझे? और याद है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट प्लानिंग, याद है बेटा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट प्लानिंग? सर आलिया भट्ट क्या बोलती है? सीमेंट में ले आऊंगी, क्लियर? टाइल्स में ले आऊंगी, बाकी आप बना दो बेटा, तो ये सब ऐड करने के बाद 70% अबेटमेंट उठाया। याद आया कि बेटा रेंटिंग मोटर के लिए उसने डीजल खुद ने भरा दिया बेटा, वो सब ऐड करने के बाद 70% अबेटमेंट है। हाँ या ना? क्लियर बेटा? डन। और सर अबेटमेंट टॉपिक खत्म होता है। अब पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, चैप्टर नंबर 18, टॉपिक क्या बेटा? पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। क्या है सर? पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बोलता है इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। और हाँ, कंप्लीशन के
30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस इश्यू नहीं हुआ तो कंप्लीशन ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और हाँ, बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस के केस में 45 डेज है ना। और कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस तो हर उस इवेंट को सेपरेट सर्विस में डिवाइड करना जब पेमेंट ड्यू होता है। याद आया क्या बेटा आपको? क्लियर। और जितना अमाउंट ड्यू हुआ एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उतना अमाउंट की सर्विस को मान लेंगे कंप्लीट हो गया, उससे 30 डेज में बिल इशू कर दिया तो इनवॉइस और पेमेंट विच अर्लियर, नहीं तो कंप्लीशन पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। हाँ है ना बेटा? क्लियर। और कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस बोलते हैं किसको बेटा? एनी सर्विस विच इज प्रोवाइडेड कंटिन्यूसली और रिकरेंटली फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ प्लस एनी द सर्विस विच विल बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। दो सर्विस नोटिफाइड है, टेलीकम्युनिकेशन और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। इन दो सर्विस में 3 मंथ एक्सपायर हो या नहीं हो, 3 मंथ से ज्यादा हो या नहीं हो, कंटिन्यू सही है। क्लियर। इसके अलावा कोई भी सर्विस जो 3 मंथ एक्सीड करती है वो भी कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस है। और उसमें क्या बोला बेटा? क्लियर कि रूल नंबर 3 लगाना, दिमाग खराब नहीं करना, जब जब अमाउंट ड्यू होता है उतने अमाउंट की सर्विस मान लेना कंप्लीट होगी बेटा। हाँ है ना? क्लियर। और इंश्योरेंस कंपनी ने अगर कभी आपको प्रीमियम के लिए रिमाइंडर भेजा है उसको इनवॉइस ट्रीट नहीं करने का। ओके बेटा, डन। सर रूल नंबर 3 को बोलता है अक्रूवल पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, पर इसका अभी भी एक एक्सेप्शन रूल नंबर 7। और रूल नंबर 7 बोलता है जहां जहां, क्या बोलता है बेटा? जहां जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सर्विस रिसीवर इज लायबल टू बी टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, वहां वहां वो एक ही स्कूटर लेके जाना है बेटा। जिस दिन प्रोवाइडर को पे करने के उस दिन गवर्नमेंट को पे करते रहना है। हाँ है ना? क्लियर। जहां जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सर्विस रिसीवर इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, वहां वहां पॉइंट ऑफ टैक्सेशन शैल बी पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन सर्विस रिसीवर मेक पेमेंट टू द सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइडेड दैट मैं तुम्हारा इंतजार 3 में करूंगी, तुम नहीं आए तो मैं अगले दिन आ जाऊंगी। हाँ है ना? प्रोवाइडेड दैट इफ सर्विस रिसीवर डज नॉट मेक पेमेंट टू द सर्विस प्रोवाइडर विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, देन पॉइंट ऑफ टैक्सेशन शैल बी द नेक्स्ट डे इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 3 months। समझे? 3 महीने एक्सपायर होते ही नेक्स्ट जो होगा वो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन होगा। बोलो यस सर। समझे मेरी बात? और अगर सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसीवर आर एसोसिएटेड एंटरप्राइज, क्या है बेटा? और आउट ऑफ इंडिया से सर्विस रिसीव करी इंडिया में, और ऐसे केस में अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइज अगर है तो सर डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, 3 महीने के अंदर नहीं देखने का बेटा। क्लियर। और हाँ, एनी सर्विस बाय द गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी, आता है रिवर्स आ लगता है बेटा। वहां तो गवर्नमेंट से 3 महीने का इंतजार भी नहीं हुआ और बोल दिया जिस दिन अमाउंट ड्यू होगा फॉर मेकिंग पेमेंट एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या डॉक्यूमेंट या इनवॉइस जो इश्यू किया वो, या डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। बोलो यस सर। और ध्यान रखना अगर मान लो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कुछ चेंज हो गया, जैसे पार्शियल रिवर्स चार्ज बेटा, क्या है बेटा? अब सर इनवॉइस पहले हो गया, कंप्लीशन पहले हो गया, क्लियर, पर पेमेंट बाद में हुआ, तो सर्विस प्रोवाइडर के लिए पॉइंट ऑफ टैक्सेशन तो बेटा पहले आ गया इनवॉइस के टाइम पे बेटा, और रिसीवर के लिए कब आएगा? जब पेमेंट करेगा तब। और उसके बीच में अगर कभी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म चेंज हो गया तो रिसीवर के लिए पॉइंट ऑफ टैक्सेशन शैल बी द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। हाँ है ना? वेरी गुड। याद आया क्या बेटा? मजा आ गया। आई एम हैप्पी। क्लियर। इस तरह के प्रोविजन भी अगर आपको याद है टेक्निकल, आई एम क्वाइट हैप्पी। पक्का बेटा? डन। क्लियर। रूल नंबर 5 बोलता है क्या? बाबा जी पहली बार टैक्स हो गया। याद आया क्या बेटा? If any service became taxable for the first time, तो सर जितना पेमेंट पहले रिसीव हो गया प्रायर टू सर्विस बिकम टैक्सेबल उतना अमाउंट पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। हाँ है ना? प्रोवाइडेड उसका इनवॉइस भी इश्यू होना चाहिए आइदर बिफोर टैक्सेबिलिटी और विद इन 14 डेज सिंस टैक्सेबिलिटी। पर कंडीशन एक क्या है सर? पेमेंट कितना कब आ जाना चाहिए बेटा? बिफोर टैक्सेबिलिटी। क्लियर। इनवॉइस भी इश्यू होना चाहिए आइदर बिफोर टैक्सेबिलिटी और विद इन 14 डेज। हाँ है ना? क्लियर। और ध्यान रखना एक एक्सप्लेनेशन ऐड करके बोल दिया कि अब सर्विस कंप्लीट कभी भी उससे कंसर्न नहीं है, मतलब ये ऊपर वाला कंडीशन पूरा होता है, पेमेंट रिसीव होने वाला बेटा तो ही एग्जामिनेशन मिलेगा, अदरवाइज कोई एग्जामिनेशन नहीं मिलेगा। और हाँ ध्यान रखना सेम प्रोविजन विल अप्लाई इन केस ऑफ न्यू लेवी आल्सो। जैसे नया टैक्स लगाया बेटा कृषि कल्याण सेस, क्लियर, जितना अमाउंट पहले रिसीव हो गया उसमें सर्विस टैक्स, उस पर कृषि कल्याण सेस नहीं लगेगा। हाँ है ना? समझे मेरी बात? पक्का बेटा? डन। अरे क्लियर है जी? रूल नंबर 5 खत्म होता है। अब रूल नंबर 4, whenever there is change in effective date of service, याद है बेटा? अच्छा यस सर। अरे सर मजा आ गया। बसंती जय वीरू। हाँ है ना सर? सुनना, whenever there is change in effective date of service tax, क्लियर। अच्छा तीनों इवेंट पहले हो गए, इनवॉइस कंप्लीशन पेमेंट पहले हो गया तीनों ही, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तीनों बाद में हुए तो नया वाला लगेगा। इन तीनों के बीच में कभी चेंज हुआ, हाँ है ना, तो कौन सा रेट लेना? झगड़ा आएगा बेटा। क्लियर। इफेक्टिव डेट ऑफ सर्विस। अच्छा अबेटमेंट रेट चेंज हो जाए, कंपल्सन की भी रेट चेंज हो जाए बेटा, वैल्यूएशन मैकेनिज्म चेंज हो जाए, हर तरफ रूल नंबर 4 है बेटा। हाँ है ना? इन तीनों के बीच में चेंज हुआ है। क्लियर। तो कौन सी रेट लेंगे? जो बसंती के साथ होगा उसकी रेट लेंगे। बोलो यस सर। क्लियर। बसंती जयवीरू। बसंती इज कंप्लीशन, बाकी जयवीरू तुम्हारी मर्जी हो मान लेना बेटा उसको। क्लियर। अच्छा बसंती के लिए जयवीरू साथ में, तो दोनों में जो पहले पूछेगा उसकी बात माननी है।
बसंत जय तो जय की बात माननी, बसंत कौन, वीरू, वीरू बात माननी। याद आया क्या बेटा? अरे हाँ है ना, यस सर। मैंने कहा था ना आपको, जब भी रूल नंबर 4 की बताइए 3 सेकंड में डिवीजन करूंगा बेटा मैं। याद आया? बसंत जय वीरू। अरे क्लियर, डन सर। रूल नंबर 8 बोलता है कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन वगैरह में। क्लियर? अच्छा, लमसम कंसिडरेशन तो रूल नंबर 3 लगाने का बेटा, वहां दिक्कत नहीं बेटा। बट इफ कंसिडरेशन डिपेंड्स ऑन फ्यूचर बेनिफिट्स, तो एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन सर्विस क्या मुझे पता है कि कितना रॉयल्टी मिलने वाला है बेटा? नहीं, इसलिए सर वहां बोला इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर देखने का, वहां कंप्लीशन का वो कंसर्न नहीं है। क्लियर? रूल नंबर 8 ए बोलता है बेस्ट जजमेंट। क्या बोलता है बेटा? बेस्ट जजमेंट और पॉइंट ऑफ टेक्शन गोन पर एक रूल बाकी बेटा। रूल नंबर 2 है, सुना, रूल नंबर 2 है डेट ऑफ पेमेंट। याद आया बेटा? क्लियर? अब डेट ऑफ पेमेंट बोलता है डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट व्हिचएवर इज अर्लियर। पर सर इन दोनों डेट के बीच में कभी इफेक्टिव चेंज हो जाए या कोई सर्विस पहली बार टैक्सेबल हो जाए, हाँ है ना सर? तो अगर जिस दिन एंट्री करी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और जिस दिन क्रेडिट हुआ, दोनों के बीच में अगर कोई इफेक्टिव चेंज हुई है, कोई सर्विस पहली बार टैक्सेबल हुई है, तो जिस दिन इफेक्टिव चेंज हुई या कोई सर्विस पहली बार टैक्सेबल हुई, उसके 4 वर्किंग डे में अगर बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा तो व्हिचएवर इज अर्लियर। पर 4 वर्किंग डे के बाद में अगर बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ है, जिस दिन बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ है वही डेट ऑफ पेमेंट होगा, एंड अकॉर्डिंगली रूल नंबर 4 और 5 का इंप्लीकेशन आएगा। हाँ है ना? समझे मेरी बात? पक्का बेटा? डन। एंड सर द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स गोवा गॉन। समझा क्या? समझा क्या बेटा? यस सर। और ध्यान रखना, इसके कनेक्टिंग सेक्शन 67A दे रखा है, और सेक्शन 67A बोलता है रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ सर्विस टैक्स, वैल्यू ऑफ सर्विसेज एंड रेट ऑफ एक्सचेंज, जिस दिन सर्विसेज आर डीम्ड टू बी प्रोवाइडेड। और सर्विसेज डीम्ड टू बी प्रोवाइडेड कब होती है बेटा? जब पॉइंट ऑफ टैक्सेशन अराइज होता है। हाँ है ना? समझे मेरी बात? अच्छा, रेट ऑफ सर्विस टैक्स समझ में आया, वैल्यू ऑफ सर्विस समझ में आया, रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा लेना? पहली बात तो आपने अगर सर्विस इंपोर्ट करी बेटा, क्या करी आपने बेटा? इंपोर्ट करी, तो सर $1 लाख में इंपोर्ट करी, तो टैक्स तो इंडियन रुपये में पे करना पड़ेगा बेटा। तो रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा? AS11, याद है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाला। क्लियर? वो लेना बेटा। सर फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर होता ना अगर, तो आरबीआई रेफरेंस रेट से कंपेयर करते बेटा, कस्टम के अंदर सीबीसी के रेट लेते बेटा, और यहाँ पे AS11 जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब वो बैंक जिससे हम नॉर्मल डील करते हो, उस बैंक का रेट ऑफ एक्सचेंज पर किस दिन का? जिस दिन पॉइंट ऑफ टैक्सेशन आता है उस दिन का। बोलो यस सर। क्लियर? समझे मेरी बात? पक्का? डन सर। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स एंड सेक्शन 67A कनेक्टिंग दिस रूल्स गोवा गॉन। क्लियर बेटा? समझे सर? RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, दिलथाम के बेटे का RCM में 4 सर्विसेज। कितने सर्विस बेटा? इन 4 में से 2 में फुल हो गया है, 2 में पार्शियल है। पर ध्यान रखना, इन 4 सर्विस में रिवर्स चार्ज तभी लगेगा, इन 4 सर्विस में रिवर्स चार्ज तभी लगेगा अगर सर्विस प्रोवाइडर इज एन इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म, वेदर रजिस्टर्ड or not, clear, including AOP, and service receiver is a business entity registered as a body corporate, तो ही क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज लगेगा। और इन 4 केस में सर ध्यान रखना, सर 4 केस वापस बोलता हूं मैं, सर्विस प्रोवाइडर शुड बी इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म, वेदर रजिस्टर्ड or not, including AOP, and service receiver is a बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो ही रिवर्स चार्ज लगेगा। उसमें 2 में फुल रिवर्स चार्ज है। कौन कौन से में? सिक्योरिटी सर्विसेज और मैन पावर सप्लाई में। क्लियर? और सर 2 सर्विस क्या हो गया बेटा? पार्शियल रिवर्स चार्ज। कौन कौन सी? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट 50-50 बेटा। सेकंड है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, क्लियर, विच आर डिजाइन ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स टू अ पर्सन हु इज नॉट इन द सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस, तो ही लगेगा पार्शियल रिवर्स चार्ज। कितना लगेगा? 50-50 लगेगा। पर यहां पे भी अगर सर्विस प्रोवाइडर ने 60% अबेटमेंट ले लिया, क्या ले लिया बेटा? तो लायबिलिटी बचेगी कितना बेटा? 40। वो पूरा कौन पे करेगा? रिसीवर पे करेगा। बोलो यस सर। हटा सर, ये 4 केस खत्म होते हैं। अब बाकी ये फुल रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केसेस। फर्स्ट केस, सबसे पहला केस सर, इंश्योरेंस एजेंट। क्या बोला बेटा हमने? नहीं, इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दी बेटा, कमीशन जो लिया उस पे लगता है सर्विस टैक्स, और उस पे इंश्योरेंस कंपनी ही लायबल टैक्स पे करने के लिए। क्लियर? समझे मेरी बात? सेकंड, बैंक के रिकवरी एजेंट होते ना बेटा, गुंडे वगैरह। क्लियर? अब सर इनको कमीशन मिलता है, उस पे लगता है सर्विस टैक्स। अब गुंडों से गवर्नमेंट रिकवर कर पाएगी क्या बेटा? क्लियर? वो लोगों से रिकवर करेगी, गवर्नमेंट से रिकवरी करेगी बेटा। इसलिए गवर्नमेंट नहीं, हमके पास जा ही नहीं सकते, जाएंगे तो वापस आएंगे नहीं, इसलिए सर गवर्नमेंट बैंक तुम ही टैक्स पे करना, हम उनसे नहीं ले सकते। आए ना? क्लियर? समझे मेरी बात? थर्ड बेटा था पहले म्यूचुअल फंड के एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर जो काट दिया बेटा, मतलब वहां पे रिवर्स चार्ज नहीं है। म्यूचुअल फंड के एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर में म्यूचुअल फंड के एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर को ही टैक्स पे करना है, वहां रिवर्स चार्ज नहीं है बेटा। हाँ है ना? फिर ये लॉटरी के सब एजेंट, याद आया बेटा आपको? क्लियर? ने डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस दी है, मेन डिस्ट्रीब्यूटर बेटा जो रजिस्टर्ड अंडर लॉटरीज एक्ट। क्लियर? तो सर ऐसे केस में आपके जो कमीशन मैंने दिया आपको उस पर सर्विस लगता है और रिवर्स चार्ज मैं पे करूंगा। हाँ है ना? यस सर। GTA क्या है पॉइंट ऑफ बेटा? सर ध्यान रखना, GTA में
अगर कंजन और कंजन दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि फ्रेट कौन पे करेगा, तो जो पर्सन फ्रेट पे कर रहा है, फ्रेट पे करने के लायबल है, वो अगर इन 6 कैटेगरी पर्सन में कोई एक पर्सन है, तो जो फ्रेट पे कर रहा है वही क्या पे करेगा, सर्विस टैक्स, अदरवाइज जीटीए खुद पे करेगा। हाँ है ना। अब 6 कैटेगरी पर्सन कौन कौन से बेटा? फर्स्ट जो फ्रेट पे कर रहा है वो इन 6 में से होना चाहिए, भले वो कंजन और कंजन उससे कंसर्न नहीं है, जो फ्रेट पे कर रहा है वो। क्लियर? रजिस्टर्ड फैक्ट्री अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, क्लियर? कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर सोसाइटीज एक्ट, रजिस्टर्ड डीलर अंडर एक्साइज एक्ट, क्लियर सर? अ बॉडी कॉर्पोरेट, क्लियर? एंड लास्ट बेटा क्या? एनी पार्टनरशिप वेदर रजिस्टर्ड नोट इंक्लूडिंग एओपी। तो ऐसे केस में जो फ्रेट पे कर रहा है वही क्या पे करेगा, सर्विस टैक्स, पर अगर ऐसा नहीं है तो जीटीए खुद पे करेगा बेटा। हाँ है ना। और ध्यान रखना, अगर ये 6 कैटेगरी में से जो पर्सन फ्रेट पे कर रहा है वो अगर नॉन टैक्सेबल कैटेगरी में क्या है बेटा, तो ऑब्वियसली जीटीए पे करेगा। हाँ है ना बेटा? यस सर। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में सर जो इवेंट ऑर्गेनाइज करता है बेटा वो सर्विस प्रोवाइडर होता है, और जो स्पॉन्सर होता है वो सर्विस रिसीवर होता है। वो स्पॉन्सर अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप में बेटा लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो जो बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप में वही टैक्स पे करेगा। क्लियर? यहाँ पे स्पॉन्सरशिप में जो स्पॉन्सर है वही टैक्स पे करेगा, रिसीवर पे नहीं करेगा। हाँ है ना बेटा? क्लियर? एंड सर ध्यान रखना, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा दिया बेटा। अरे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल याद आया बेटा, या लॉयर के केस में, भले वो सीनियर एडवोकेट हो या कोई भी एडवोकेट हो बेटा। क्लियर? ध्यान रखना, अगर सभी रिसीवर इज अ बिजनेस एंटिटी जिसका प्रीवियस में बिजनेस टर्नओवर कितना था बेटा, 10 लाख से ज्यादा था, तो ही टैक्स लगता है, वो भी रिवर्स आ सकता है और बिजनेस एंटिटी लायबल होगा बेटा टैक्स पे करने के लिए। और ध्यान रखना, सीनियर एडवोकेट ने छोटे एडवोकेट के थ्रू इसको सर्विस दी, तो ये माना जाएगा कि सीनियर एडवोकेट ने डायरेक्ट सर्विस इसको सर्विस दी है। हाँ है ना। किसको? बिजनेस एंटिटी को वहां टैक्स लग जाएगा, रिवर्स नहीं आएगा। बोलो यस सर। क्लियर? ये बात यहां लिखी बेटा, ध्यान रखना। पॉइंट समझ में आएगा आपको मेरा? 100%। ओके सर। सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी टू एनी बिजनेस एंटिटीज, याद आएगा बेटा? वहां पे रेंटिंग ऑफ इमोबिलिटी छोड़ दे, क्लियर? एनी सर्विस, और वो ऊपर वाली 3 सर्विस छोड़ दे बेटा, याद है? पोस्ट वाली और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स पैसेंजर वाली, वेसल एयरक्राफ्ट वाली, उनको छोड़ दे, रेंटिंग ऑफ इमोबिलिटी छोड़ दे बेटा। बाकी सारी सर्विस, एनी सर्विस टू बिजनेस एंटिटी के केस में रिवर्स लगता है, और सभी रिसीवर दैट इज बिजनेस एंटिटी इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। बोलो यस सर। पक्का समझे मेरी बात? अगर कंपनी के डायरेक्टर बेटा आप, क्लियर? किसी कंपनी के डायरेक्टर हो, बॉडी कॉर्पोरेट के डायरेक्टर बेटा आप, तो ऐसे केस में सर डायरेक्टर सिटिंग फीस, उस कैपेसिटी जो पैसा मिलता है उसको लगता है सभी से, वो भी रिवर्स में कंपनी इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट। हाँ है ना बेटा? क्लियर? समझे? अच्छा, सर्विस प्रोवाइडर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में क्या है बेटा, और सभी रिसीवर टैक्सेबल टेरिटरी में, तो सभी रिसीवर जो होगा टैक्सेबल टेरिटरी में वही टैक्स पे करेगा, नॉन टैक्सेबल वाले को गवर्नमेंट पकड़ पाएगी बेटा। क्लियर? खुद देश के लोगों को पकड़नी पड़ी बेटा, वास्तविक पकड़ेगी बेटा, इसलिए रिवर्स साइज में रिसीवर लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए। हाँ है ना? यस सर। एंड सर ओला, ओला एग्रीगेटर मॉडल ऑफ बिजनेस केस में एग्रीगेटर इज लायबल टू बी टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। हाँ है ना? इफ द सर्विस प्रोवाइडर इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज अंडर द ब्रांड नेम एग्रीगेटर, क्लियर? तो ऐसे केस में एग्रीगेटर लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए। और हाँ, एग्रीगेटर मान लो ओला कंपनी के मालिक बेटा हमारे बीच बेटा मान लो, क्लियर? और सुन लो, आप भी टैक्स पे करोगे, और हाँ आप ही टैक्स पे करोगे, और हाँ आप ही पे करोगे। 3 पॉइंट बेटा, क्लियर? अगर आपका फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में है एग्रीगेटर का तो वो पे करेगा, फिजिकल प्रेजेंस नहीं तो आपका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो इंडिया में वो टैक्स पे करेगा। ऐसा नहीं तो यू विल हैव टू अपॉइंट अ पर्सन इन इंडिया who will pay services on your behalf, और पे तो आप ही करोगे। क्लियर? समझे मेरी बात? पक्का? एंड RCM गो गोवा गॉन पॉप्स, प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज रूल्स। ब्रेक चाहिए आपको? पहले ब्रेक चाहिए फिर यू टेल मी। पॉप्स पढ़ा तू क्या? 10-15 मिनट अपने हो गया है, 5 मिनट में तो सारे चैप्टर खत्म हो रहे अपने। तो तुम बोलो कितने मिनट में कराना है? चलो बोलो, पॉप्स पढ़ा तू बेटा? 10-15 मिनट में, ज्यादा टाइम लगता है, उससे भी कम लगेगा इनफैक्ट। क्लियर? पॉप्स। अच्छा, ये समझ में तो आ रहा है ना आपको? काम का तो है ना रिवीजन, ये मैं बोले जा रहा हूँ, आप ताले बजा रहे हो पीछे से। क्लियर? हाँ अच्छा बोल रहा है। समझ में आ रहा है ना बेटा? क्लियर? रिवाइज हो रहा है ना पॉइंट? यस सर। अपन एक भी पॉइंट नहीं छोड़ रहे हैं, एक एक पॉइंट पढ़ा रहे हैं सर, ध्यान देना। क्लियर? सिंस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, पता है, याद आ रहा है, बसंती बोलते ही याद आया है, बसंती जय वीरू। क्लियर? बाबा जी की सर्विस पहली बार टैक्स रूल बोलते ही याद आया है। क्लियर? मेरे को केवल उसको टच करके निकलना है, और मैं रूल का एक भी वर्ड नहीं छोड़ रहा हूँ, एक एक वर्ड पढ़ रहा हूँ बेटा मैं। क्लियर? समझे? इसलिए कहा कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, फर्स्ट टाइम पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। रिवीजन कितना फास्ट हो रहा है। क्लियर? मैं इसको फास्ट का नाम दूंगा, कितना अच्छे से हो रहा है और कितना जल्दी हो रहा है, समझे? क्योंकि यहां पिक्चर फिट है आपके, समझे? एक बार मूवी देख ली, फिर देखो कितने फास्ट फॉरवर्ड सब समझ आता है क्या हो रहा है उसके अंदर, बस वही होना चाहिए बेटा। क्लियर? चलो, पॉप्स, प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ
सर्विसेज रूल्स, क्योंकि सर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टैक्सेबल टेरिटरी तो टैक्स लगता है, अदरवाइज टैक्स नहीं लगता। अब सर्विसेज कहां प्रोवाइड करी कैसे पता पड़ेगा, इसलिए पॉप्स रूल्स आया। पॉप्स रूल का रूल नंबर 3 बोलता है लोकेशन सर्विस रिसीवर शैल बी पॉप्स। क्या बोलता है बेटा, लोकेशन सर्विस रिसीवर शैल बी पॉप्स। पर अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लोकेशन सर्विस रिसीवर डिटरमाइन नहीं होता तो लोकेशन सर्विस प्रोवाइडर शैल बी पॉप्स। अब लोकेशन सर्विस रिसीवर प्रोवाइडर क्या होता है बेटा, अगर उसका सिंगल रजिस्ट्रेशन है या सेंट्रल रजिस्ट्रेशन तो वो ऑफिस, ऐसा नहीं तो हिज बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट। क्लियर, ऐसा नहीं, और उसने सर्विसेज किसी अदर फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट ली है तो सच अदर फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट, और उसने मोर देन वन फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट सर्विस ली तो मोस्टली डायरेक्टली कंसर्न कहा के लिए थी, वहां के लिए वो प्लेस ऑफ लोकेशन सर्विस रिसीवर होगा, और सर ऐसा नहीं तो हिज यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस। क्लियर, समझे मेरी बात, पक्का बेटा। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर वो नहीं आता तो लोकेशन सर्विस प्रोवाइडर, सेम डेफिनेशन बेटा, हाँ है ना, यस सर। और सुनना, अब बाकी के रूल्स जो है बेटा वो स्पेसिफिक पॉइंट दिए हुए बेटा, ये जनरल रूल है जहां कुछ नहीं लगेगा, और रूल नंबर 3 लगेगा। रूल नंबर 4 बोलता है परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज। क्या बोल रहा है सर, जहां फिजिकल प्रेजेंस ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म माय सर्विसेज या फिजिकल प्रेजेंस ऑफ पर्संस रिक्वायर्ड टू परफॉर्म माय सर्विसेज, वो परफॉर्मेंस सर्विस होती है। जहां सर्विसेज परफॉर्म करी वो पॉप्स होगा, रिसीवर कहीं का भी प्रोवाइड करेगा, उससे कंसर्न नहीं है। क्लियर, पर ध्यान रखना, अगर गुड्स टेम्पररी इंडिया में एंटर हुई है फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर वगैरह, रिपेयर होकर वापस चलेगी बाहर तो रूल नंबर 4 नहीं लगेगा, 3 लगेगा, और 3 में रिसीवर आउट ऑफ इंडिया टैक्स नहीं लगेगा बेटा, हाँ है ना, यस सर। और ध्यान रखना, अगर मैंने यहाँ बैठे बैठे रिमोट एरिया में गुड्स लोकेटेड थी और इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू गुड्स रिपेयरिंग कर दी, तो जब गुड्स लोकेटेड जहां थी बेटा वो लोकेशन शैल बी पॉप्स। बोले यस सर, समझे, जैसे टीम व्यूअर बेटा होता है ना बेटा। क्लियर, पक्का, डन। रूल नंबर 5 बोलता है सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे होटल अकोमोडेशन हो गया बेटा, रियल एस्टेट एजेंट हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, कंस्ट्रक्शन सर्विस हो गई, वर्क्स काउंटर सर्विस हो गई, इंटीरियर डेकोरेटर हो गए बेटा। क्लियर, होटल अकोमोडेशन भी इसमें आता है बेटा, होटल अकोमोडेशन, क्योंकि वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है बेटा। क्लियर, तो जहां प्रॉपर्टी लोकेटेड है वो पॉप्स होगा बेटा। क्लियर, समझे। रूल नंबर 6 बोलता है इवेंट्स रिलेटेड सर्विसेज, एडमिशन सच इवेंट या ऑर्गेनाइजर ऑफ सच इवेंट या एंसिलरी एक्टिविटी इन रिलेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट या एडमिशन सच इवेंट, ऐसे केस में जहां इवेंट हो रहा है या होने वाला है दैट लोकेशन इज द पॉप्स। जैसे आप साउंड इंजीनियर हो बेटा, क्लियर, पॉप्स क्या होगा, जहां पे आप इवेंट हो रहा है बेटा, हाँ है ना, यस सर। क्लियर, रूल नंबर 7 बोलता है व्हेन एज पर रूल नंबर 4, 5, 6 मोर देन वन लोकेशन सर्विसेज अगर आपने प्रोवाइड करी है, क्लियर, तो सच लोकेशन द टैक्सेबल टेरिटरी वेयर ग्रेटेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ सर्विस इज प्रोवाइडेड शैल बी पॉप्स। याद है, जैसे एक प्रॉपर्टी बॉम्बे में दिलवाई, एक प्रॉपर्टी अहमदाबाद दिलाई, एक प्रॉपर्टी अफगानिस्तान में दिलाई, एक प्रॉपर्टी पाकिस्तान में दिलाई, एक प्रॉपर्टी इराक में दिलाई बेटा आपने। क्लियर, आतंकवादी थे बेटा, तो सर ऐसे केस में सबके लिए प्रोग्रेस मान लो एक साथ लिया 2 करोड़ रुपया। क्लियर, तो सच लोकेशन द टैक्सेबल टेरिटरी वेयर ग्रेटेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ सर्विस इज प्रोवाइडेड, हाँ है ना बेटा, मतलब एक लोकेशन में टैक्सेबल टेरिटरी को टैक्स लग जाएगा, हाँ है ना। क्लियर, तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया बेटा अलग अलग बिल बनाना चालू कर दिए। क्लियर, और सर्विसेज दिखाई क्या, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी प्रोवाइड करी, तो रूल नंबर 8 आया। क्या है बेटा, रूल नंबर 8 बोलता है रिसीवर और प्रोवाइडर दोनों का टैक्सेबल टेरिटरी क्या है बेटा। क्लियर, तो रिसीवर लोकेशन शैल बी पॉप्स। क्लियर, अब सुनना बेटा, अब भले रूल नंबर 6 के हिसाब से, रूल नंबर 5 के हिसाब से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में पॉप्स आता है बेटा, पर रिसीवर प्रोवाइडर दोनों टैक्सेबल टेरिटरी का अगर है तो सर रूल नंबर 8 क्या बोलता है, रिसीवर लोकेशन शैल बी पॉप्स, और रूल नंबर 14 बोलता है क्या, लेटर इज बेटर। क्या बोलता है बेटा, लेटर इज बेटर व्हेन मोर देन वन रूल अप्लाइज तो लेटर इज बेटर। क्लियर, और बोलता है कि रिसीवर लोकेशन शैल बी पॉप्स और टैक्स लग जाएगा। बोलो यस सर। रूल नंबर 9 बोलता है 4 सर्विसेज, कितनी सर्विस बेटा इसमें लोकेशन सर्विस प्रोवाइडर शैल बी पॉप्स। क्या बेटा, लोकेशन सर्विस 4 सर्विसेज। फर्स्ट, सर्विसेज बाय बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी टू इट्स अकाउंट होल्डर्स, अकाउंट होल्डर्स। क्लियर, तो पॉप्स शैल बी लोकेशन सर्विस प्रोवाइडर टू नॉन अकाउंट होल्डर होता है बेटा। रूल नंबर 3 बोलता है लोकेशन सर्विस रिसीवर। बोलो यस सर। क्लियर सर। सेकंड है इंटरमीडिएट सर्विसेज। क्या बेटा, एजेंट ऑफ गुड्स हो या एजेंट ऑफ सर्विसेज, जैसे टूर ऑपरेटर होगा बेटा। क्लियर, गुड्स के एजेंट हो गए बेटा। क्लियर, सब क्लियर। लोकेशन ऑफ कमीशन एजेंट शैल बी पॉप्स। बोलो यस सर। क्लियर। थर्ड है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज। पॉप्स क्या होगा बेटा, जहां लोकेशन सर्विस प्रोवाइड होगा, क्योंकि रिसीवर ऑनलाइन कहा बेटा आपने को क्या पता बेटा, हाँ है ना, यस सर। एंड फोर्थ है सर्विसेज बाय वे ऑफ हायरिंग ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, हायरिंग ऑफ, आपने एक्टिवा किराया पे ली बेटा। क्लियर, गोवा गए घूमने एक्टिवा किराया पे ली बेटा, तो रिसीवर टूरिस्ट कहां से हमें क्या पता बेटा, इसलिए लोकेशन सर्विस प्रोवाइडर शैल बी पॉप्स। क्लियर, हायरिंग ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर देन एयरक्राफ्ट और वेसल एक्सेप्ट योट। क्लियर, पर ध्यान रखना अप टू पीरियड ऑफ 1 मंथ, हाँ है ना, वेरी गुड। रूल नंबर 10 बोलता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में एक्सेप्ट मेल और कुरियर, मेल और कुरियर में रूल नंबर 4 लगेगा परफॉर्मेंस बेस्ड। क्लियर, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में डेस्टिनेशन गुड्स शैल बी पॉप्स। क्लियर, पर जीटीए केस में, किसी केस में बेटा, जीटीए केस में जो पर्सन लायबल है सर्विसेज पे करने के लिए उसका लोकेशन शैल बी पॉप्स। रूल नंबर 11 बोलता है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, कौन सर्विस बेटा, जहां से पैसेंजर एम्बार्क करता है ऑन द कन्वेंस फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी, दैट लोकेशन शैल बी पॉप्स। और ध्यान रखना उसमें अगर एक ही टिकट में मल्टीपल जर्नी है, क्या है बेटा, तो जो फर्स्ट टिकट जैसे हुआ बेटा वही पॉप्स होगा, हाँ है ना, यस सर। पक्का, भले रिटर्न जर्नी हो, कुछ भी उसका कंसर्न नहीं है। क्लियर, समझे मेरी बात, क्लियर, पक्का, यस सर,
पक्का, भले वो बाय रेलवे हो बाय वेसल हो कुछ भी बेटा ध्यान रखना, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर के केस में। ओके ऐसे बोलो ओके बेटा, हाँ। पर बाय एयर वो सेवन सिस्टर्स एक ब्रदर और याद है बागडोगरा वहां गए या बाय आए तो सर वहां सर्विस माफ किया, अलग बात है। वी आर रीडिंग पॉप्स, क्लियर? पॉप्स क्या होगा बात करें हम, हाँ या ना, क्लियर? समझे मेरी बात? और सर रूल नंबर 12 बोलता है ऑन बोर्ड सर्विसेज, क्या बोलता है बेटा? क्लियर? आपने खाना खाया, क्लियर? सर वाइल ऑन ट्रैवल होता है ना बेटा ऑन बोर्ड सर्विसेज वगैरह में, क्लियर? तो ऐसे केस में फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस शैल बी द पॉप्स, क्लियर? समझे मेरी बात? पैसेंजर कैसे भी हो सके कंसर्न नहीं, वरना अंदर झगड़ा हो जाएगा, किसी को टैक्स लगा रहे किसी को लगा रहे बेटा। समझे मेरी बात? याद आया बेटा? नहीं तो वो कश्मीर वाला बोलेगा एक काम करो मेरे से खरीद लो, सब जने आया 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 चला थोड़ा बहुत, क्लियर? रूल नंबर 13 बोलता है सीबीसी के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो एडिशनल रूल्स वगैरह भी बना सकता है, एडिशनल कंडीशन वगैरह भी लगा सकता है। 14 बोलता है व्हेन मोर देन वन रूल अप्लाई लेटर इज बेटर, क्लियर? समझे मेरी बात? और जहां कुछ भी लगता है वो रूल नंबर 3 लगता है, ध्यान रखना बेटा। और पॉप्स गो गोवा गॉन। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, किसी भी सर्विस को एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस तभी बोलेंगे बेटा अगर ये कंडीशन पूरी होती है। क्या क्या? सबसे पहले सर्विस रिसीवर, सर्विस प्रोवाइडर आउट ऑफ इंडिया है बेटा, सर्विस प्रोवाइडर टैक्सेबल टेरिटरी में, पॉप्स आउटसाइड इंडिया है बेटा, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज पैसा रिसीव हुआ है, क्लियर? एंड ध्यान रखना सर सर्विस प्रोवाइडर एंड रिसीवर आर नॉट मियरली टू ब्रांचेस ऑफ द सेम पर्सन, याद आया बेटा आपको, क्लियर? और सर नेगेटिव लिस्ट वाली सर्विस नहीं होनी चाहिए, तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होगी और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस सारी कंडीशन पूरी होती है तो नो डाउट टैक्स तो माफ है ही है, अदर एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिलेंगे, रिबेट वगैरह, याद आया बेटा आपको, क्लियर? इनपुट स्टेशन टैक्स पे क्या रिबेट वगैरह मिल जाएगा, हाँ या ना, पक्के से? ये पॉप्स भी गो गोवा गॉन। लास्ट चैप्टर ऑफ द सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स रूल्स 1994। आप बोलो तो 5 मिनट लग रहे हैं, ये भी खत्म कर देता हूं, बचेगा केवल कस्टम्स। पढ़ा दूं क्या? सर पढ़ाई तो अब तो कर ही क्या रहे हो, ये कर रहे हो अब तो कब से ही, क्लियर? सर्विस टैक्स रूल्स 1994। सर रूल नंबर 3 बोलता है सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर अपॉइंट कौन करेगा, सीबीसी अपॉइंट करेगा, उनके जुरिडिक्शन में सीबीसी फाइल करेगा, बात खत्म। रूल नंबर 4 बोलता है रजिस्ट्रेशन, क्या बोलता है बेटा? Every person who is liable to pay service tax is required to get himself registered. Within 30 days रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जिस दिन बिजनेस कमेंस किया उसके 30 दिन में, या कुछ सर्विस पहली बार टैक्स हुई उसके 30 दिन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। पर अगर उसने एसएसपी एग्जामिनेशन लिया है तो 9 लाख जब टर्नओवर क्रॉस होता है पहली बार तब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा विदिन 30 डेज। आईएसडी केस में जिस दिन बिजनेस चालू किया इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर उसके 30 डेज में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, हाँ है ना? अब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना, मेरे 10 ऑफिस है, सबका अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा बेटा। पर अगर मेरा सेंट्रलाइज अकाउंटिंग और सेंट्रलाइज बिलिंग सिस्टम है तो मैं चाहूं तो जहां पे मेरा सेंट्रल अकाउंटिंग या फिर सेंट्रलाइज बिलिंग होता है मैं चाहूं तो उसका सेंट्रल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दूं। ध्यान रखना सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते तो सबके लिए अप्लाई ऑनलाइन नहीं होता बेटा, पर सेंट्रल रजिस्ट्रेशन में कमिश्नर को अप्लाई एप्लीकेशन आती है, नॉर्मल कोर्स में सुप्रीम को एप्लीकेशन आती है बेटा। अब जिसने आपने अप्लाई किया ऑनलाइन सेंट्रलाइज उसके 2 दिन में रजिस्ट्रेशन इश्यू होता है बेटा, पर ध्यान रखना सेंट्रल रजिस्ट्रेशन में 2 दिन का लिमिट नहीं होता। वेरी गुड, क्लियर? सर आपने अप्लाई किया ऑनलाइन aces.gov.in पे लॉगिन किया बेटा, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, क्लियर? सर बिजनेस ट्रांजेक्शन नंबर सारे अपडेट करने पड़ते हैं, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी लिखना पड़ता है, पेन नंबर होना कंपलसरी बेटा, क्लियर? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा विदिन 2 डेज, ऑनलाइन इशू हो जाएगा, क्लियर? और वो सारे डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ साइन करके बेटा क्या करना पड़ेंगे, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर प्रोसेस थ्रू भेजने पड़ेंगे, हाँ है ना बेटा? उसको लगता है वेरीफाई करना तो वेरीफाई करना आएगा, जरूरी नहीं पड़ रही, एक्साइज में जरूरी होता है बेटा वो आएगा, और तब आप डॉक्यूमेंट देते हो, हाँ है ना? क्लियर? पक्का बेटा? डॉक्यूमेंट वगैरह दे दिए, रजिस्ट्रेशन हो गया, नहीं दिए तो रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा बेटा 15 डेज में कैंसिल हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं दिए तो अपने बेटा, ओके क्लियर? वो चाहे तो कैंसिल भी कर सकता है, हाँ है ना? मेरी 10 सर्विस सबके लिए एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर होता है बेटा, उसमें सारी सर्विस का नाम लिखा होगा बेटा। रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी आती है तो भी उस सर्विस का नाम मेरे को उसमें लिखना पड़ेगा कि मैं सर्विस में रजिस्टर्ड हूं बेटा। अच्छा एज अ रिसीवर टैक्स पे करूंगा, एज अ प्रोवाइडर पे करूंगा, ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिखा नहीं होता है, सर्टिफिकेट के लिए सर्विस का नाम लिखा होगा, इस सर्विस में रजिस्टर्ड हूं बेटा, हाँ है ना? रिटर्न जब फाइल करोगे उसमें लिखोगे कि मैं एज अ प्रोवाइडर टैक्स पे कर रहा हूं या एज अ रिसीवर टैक्स पे कर रहा हूं, हाँ है ना बेटा? क्लियर? समझे मेरी बात? पक्का? डन। सर इनवॉइस, इनवॉइस कितना में इशू करना है विदिन 30 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन सर्विस और रिसीट टू पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल में 45 डेज, वहां सीरियल नंबर नहीं हो चल जाएगा, क्लियर? बाकी सारी और एड्रेस ऑफ रिसीवर नहीं हो चल जाएगा, बाकी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बेटा, क्लियर? ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स के केस में टिकट को ही बिल मान लेते बेटा, पर ध्यान रखना वहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर नहीं हो चलेगा और एड्रेस ऑफ रिसीवर नहीं हो चल जाएगा, बाकी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जीटीए ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में सर कंसाइन नोट भी साथ में होता है बेटा, हाँ है ना? तो बिल के अंदर कंसाइन नोट की डिटेल्स भी लिखी होनी चाहिए, बाकी सारी इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए, क्लियर? कंटेंट सप्लाई सर्विस तो हर वो इवेंट जो पेमेंट लाइबिलिटी आती है उसके 30 दिन में बिल इशू करना पड़ता है बेटा, हाँ है ना? और 1000 तक का एडवांस हो तो हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, और सेम कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ टैक्स रूल नंबर 3 में भी लिखा हुआ है, हेडेक लेने की जरूरत नहीं। याद आया बेटा आपको? यस सर, पक्का बेटा? डन। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को बिल इशू करना पड़ेगा, ट्रांसफर चालान के थ्रू वो ट्रांसफर कर सकता है, सेम सारे कंटेंट उसमें लिखने पड़ते हैं, हाँ है ना? रूल नंबर 4 भी बोलता है कंसाइन नोट इशू करना पड़ता है, कंसाइन नोट में क्या डिटेल होगी, सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंसाइनमेंट, अरे हाँ है ना?
कंजानर कौन है, कंजानी कौन है, कौन भेज रहा है, कितना गुड्स है, कितना वजन है उसमें, किस मोड के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, व्हीकल नंबर क्या, सबको लिखा होगा बेटा उसमें। पर्सनल लायबिलिटी टैक्स कौन है वो भी लिखा होगा। क्लियर। पर ध्यान रखना अगर सर्विस टैक्स एग्जम्प्ट है, क्या एग्जम्प्ट है बेटा, तो वहां पे कंसर्न नोट की जरूरत भी नहीं होती है। रूल नंबर 4 बोलता है आप चाहो तो डिजिटल बिल भी इश्यू कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अरे हाँ है ना, यस सर। क्लियर। और नेट का कनेक्शन स्लो है तो बेटा जियो यूज करो बेटा। क्लियर सर, यहां तक पॉइंट समझ है आपको मेरा 100%। रूल नंबर 4 की बात क्या था बेटा, रूल नंबर 6 पे ला रहा है, 5 बाद में आएगा बेटा। क्लियर। रूल नंबर 6 बोलता है पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स, क्या मंथली पे करना है, हाफली पे करना है, मंथली पे करना है, 6th ऑफ नेक्स्ट मंथ। क्लियर। पर 1% कंपनी जिसका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल सर्विस का टर्नओवर कितना है 50 लाख से कम था वो। सेकंड, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, प्रोपर्टीशिप फर्म। क्लियर। इनका टर्नओवर भले 10 करोड़, कोई कंसर्न नहीं बेटा, इनको क्वार्टरली पे करना है। कैसे पे करना बेटा, प्रीवियस ईयर टर्नओवर 50 लाख से देना है 1% कंपनी का, इनको सर क्वार्टरली पे करना है। हाँ है ना, बाकी सबको मंथली पे करना है, 6th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक ही पे करना, भले क्वार्टरली हो मंथली हो। मार्च मंथ या मार्च क्वार्टर में 31 मार्च ऑनलाइन पे करना सबके लिए कंपलसरी है, एक्सेप्ट अगर एससीडीसी अलाउ करते किसी रीजनेबल केस में, तो ऐसे केस में 5th विल बी द ड्यू डेट। और चेक से पेमेंट किया तो चेक जिस दिन प्रेजेंट किया वो डेट ऑफ पेमेंट होगा, प्रोवाइडेड चेक इज नॉट बाउंस्ड। क्लियर। समझे, चेक जिस दिन प्रेजेंट किया वही डेट ऑफ पेमेंट होगा, प्रोवाइडेड चेक इज नॉट बाउंस्ड। क्लियर। समझे मेरी बात, पक्का बेटा। शाम को ऑनलाइन पे किया तो शाम को 8 PM क्लियर तक पे करते तो सेम डे, नहीं तो नेक्स्ट वर्किंग डे। हाँ है ना। क्लियर। राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपी, GAR 7 चालान के थ्रू पे करना है। हाँ या ना। ड्यू डेट अगर पब्लिक हॉलिडे हो तो ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा, वही डेट है बेटा, वो रिटर्न में होता है नेक्स्ट डे। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है कुछ भी, ध्यान रखना। ऑनलाइन पे करना उसमें कौन सा हॉलिडे। अरे क्लियर। समझे मेरी बात, पक्का बेटा। डन। पॉइंट समझ में आपको मेरा 100% बेटा, यस सर। और ध्यान रखना पॉइंट ऑफ टैक्सेशन आपसे जब ड्यू हुआ उस मंथ में पे करना बेटा, उस मंथ के 6th ऑफ नेक्स्ट मंथ। क्लियर। पर इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म और 1% कंपनी, इन तीनों का टर्नओवर अगर प्रीवियस ईयर में 50 लाख से कम था तो इनको ऑप्शन दे रखा कि ये चाहे तो करंट फाइनेंशियल में फर्स्ट 50 लाख की टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइडेड और अग्रीड टू प्रोवाइड के लिए पॉइंट ऑफ टैक्सेशन फॉलो ना करे और रिसीट बेस पे टैक्स पे करे। पर फर्स्ट 50 लाख की सर्विसेज का रैंकिंग निकालने के लिए आपको पॉइंट ऑफ टैक्सेशन फॉलो करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि फर्स्ट 50 लाख की सर्विसेज प्रोवाइडेड और अग्रीड टू प्रोवाइड का रैंकिंग निकालना पहले आप बेटा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन से, और उसका जो पैसा आएगा तब तक टैक्स पे करना है। बोलो यस सर। समझे मेरी बात। चॉइस है उसको बेटा, किसको बेटा, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म और 1% कंपनी, इन तीनों का अगर टर्नओवर प्रीवियस में तीनों का बेटा 50 लाख या उससे कम हुआ तो ओके सर, ध्यान रखना पक्का बेटा। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स एलएलपी आल्सो, इंडिविजुअल इंक्लूड्स प्रोपर्टीशिप कंसर्न आल्सो। हाँ है ना, यस सर। और ध्यान रखना अगर टैक्स पे करने में लेट हो गए तो क्या लगेगा, इंटरेस्ट कितना 15% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज आपसे बेटा। क्लियर। पर अगर आपने क्लाइंट से टैक्स ले लिया और उसको लेट जमा कराया तो 24% पर एनम इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यस या नो, यस सर। पक्का बेटा, ड्यू डेट के बाद से पे करना पड़ेगा आपको। हाँ है ना, नंबर ऑफ डेज का सिंपल इंटरेस्ट। पर अगर प्रीवियस फिनिशिंग में किसी का टर्नओवर 60 लाख से कम था तो करंट फिनिश में उसको 3% का इंटरेस्ट में कंसेशन दिया है, ऐसे रेट केस में 12% और 21% हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। बोलो यस सर। और डिमांड ऑर्डर केस था, कैसा केस था बेटा, डिमांड ऑर्डर का। तो डिमांड ऑर्डर में जो पीरियड कवर है उसमें से किसी भी फाइनेंशियल अगर 60 लाख क्रॉस नहीं होता तो 30% का बेनिफिट है, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। किसी एक साल भी 60 लाख क्रॉस कर गया तो डिमांड ऑर्डर के पीरियड के लिए जो भी इंटरेस्ट आप पे करोगे उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ है ना, ओके। आपने एडवांस वॉलंटरी टैक्स पे करना है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं, पर उसके 15 डेज में इंटीमेशन दे देना बेटा। क्लियर। आपने एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया ड्यू टू मिस्टेक तो ऐसे केस में एडजस्टमेंट विल बी अलाउड, बट दैट मिस्टेक शुड नॉट बी मिस्टेक ऑफ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन लो, रॉन्ग टैक्सेबिलिटी, रॉन्ग वैल्यूएशन। क्लियर। रॉन्ग एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन का वजह से नहीं होना चाहिए बेटा। पर उसका एक एक्सेप्शन है बेटा, क्या, अगर प्रॉपर्टी टैक्स का एग्जेम्पशन नहीं लेता, याद आया बेटा आपने, और एक्सेस टैक्स पे कर दिया तो 1 लाख 1 साल के अंदर एग्जेम्पशन ले लेना। हाँ है ना, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल के केस में। हाँ या ना, पक्का बेटा, डन। एंड सर अगर मान लो आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एडवांस ले लिया और टैक्स पे कर दिया और बाद में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया या रीनेगोशिएट हो गया तो जितना अमाउंट आपने रिफंड किया या बिल इशू किया था तो जितना अमाउंट आपने क्रेडिट नोट इशू कर दिया उतने अमाउंट का आपको गवर्नमेंट से रिफंड मिल जाएगा सर, क्रेडिट मिल जाएगा उतने अमाउंट का। क्लियर। प्रोवाइडेड बायर को भी क्या करना पड़ेगा बेटा, सेटलमेंट के उतना रिवर्स करना पड़ेगा प्रोपोर्शनेट। हाँ है ना, यस सर, पक्का। और अगर आप सेल्फ असेस नहीं कर पा रहे हो टैक्स को तो ऐसे केस में प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेम प्रोविजन जो एक्साइज का वही प्रोविजन अप्लाई होता है, बस यहाँ पे बॉन्ड बनने की जरूरत नहीं होती है प्रोविजनल असेसमेंट में। हाँ है ना, क्लियर। रूल नंबर 6 एंड ऑल रिलेटेड एस्पेक्ट गो गॉन। सर रूल नंबर 5 बोलता है रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं, क्या रखना पड़ता है बेटा, क्लियर, सारे रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे। क्लियर, कितनी सर्विस रिसीव करी, कितनी प्रोवाइड करी, कितना बिल, कितना पैसे आया, कितना बिल वगैरह लिया, क्लियर, कितना क्रेडिट अवेल किया, कितना यूज किया, एवरीथिंग विल बी मेंशन्ड। क्लियर, सारे रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे अप टू 5 इयर्स, याद आया बेटा। और आप चाहो तो अब की बार मोदी सरकार बोलती है क्या, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रिकॉर्ड रख सकते हो बेटा। हाँ है ना, एवरी पेज शुड बी डिजिटली साइंड।
पक्का। रूल नंबर 5 ये बोलता है एक्सेस टू रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस। क्या बोलता है बेटा? आपके रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस पे वेरिफिकेशन करने वो आ सकता है, हाँ है ना, या कोई कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीएजी का ऑडिटर आ सकता है। क्लियर? आया तो सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स जो मेंटेन के रूल नंबर 5 में देनी पड़ेगी, प्लस टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अगर है तो क्लियर, प्लस फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स वगैरह, ट्रायल बैलेंस वगैरह सारे प्रोवाइड करने पड़ेंगे आपको उसको। क्लियर? क्लियर? रिकॉर्ड्स अपडेटेड नहीं है कोई बात नहीं, वो टाइम लिमिट अलाउ करेगा, उतना टाइम में आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? पक्का बेटा? डन। एंड सर सेक्शन 92 बोलता है सर्च ऑफ एनी प्रीमाइसेस, जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर या एनी अदर ऑफिसर अपॉइंटेड बाय सीबीसी इज एम्पावर्ड टू इशू द सर्च वारंट। और सर्च वारंट का अगर उसने उसको पावर दे रखा है, उसने सर्च वारंट इशू कर दिया तो उसका क्या हो जाएगा? सर्च हो जाएगा। पर वो सर्च तभी ऑर्डर तभी देगा सर्च का when he has reason to believe कि कुछ डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स या थिंग्स आर सीक्रेटेड इन एनी सच प्रीमाइसेस, तो ही सर्च का ऑर्डर देगा, अदरवाइज सर्च का ऑर्डर नहीं देगा। और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सारे प्रोविजन यहाँ पे अप्लाई होते हैं। अग्रीड? पक्का बेटा? याद है वो मेरे इस दरवाजे के अंदर गुजरने से पहले लास्ट के ऊपर गुजरना पड़ेगा। गुजरो गुजरो फटाफट गुजरो, हाँ है ना, दरवाजा तोड़ देंगे, जो करना है कर देंगे, पर दिमाग खराब मत करना। अरे ये से ना कोऑपरेट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, केवल एक ही रास्ता बचता है वहां से निकलने का। क्या? नाटक कर लेना बेटा, बीमारी का बेटा। क्लियर? नाटक करो ढंग से करना, नहीं तो सही में दर्द हो जाएगा। क्लियर? सर रिटर्न्स अंडर सर्विस टैक्स, रिटर्न्स अंडर सर्विस टैक्स, क्या रिटर्न फाइल करना पड़ता बेटा? हाफ ईयरली। कब तक? 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ। पर मार्च हाफ ईयर में बेटा 25 अप्रैल बेटा। अरे हाँ है ना, यस सर, पेमेंट में 31 मार्च होता है। वेरी गुड, गलती नहीं करी, वेरी गुड। क्लियर? समझे मेरी बात? ऑनलाइन फाइल करना सबके लिए कंपलसरी। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को भी हाफ ईयरली रिटर्न फाइल करना, पर उसको 1 महीने का टाइम दिया। कितना टाइम दिया बेटा? 1 महीने का। फॉर्म नंबर ST3 में फाइल करना है, और प्रोविजनल असेसमेंट हुआ उस टाइम रिटर्न करना है तो फॉर्म नंबर ST3A में। क्लियर? ड्यू डेट अगर पब्लिक हॉलिडे तो नेक्स्ट वर्किंग डे। सीबीसी को पावर दिया कि सीबीसी चाहे तो ड्यू डेट को एक्सटेंड भी कर सकता है बेटा। अच्छा, एनुअल रिटर्न भी फाइल करना पड़ता है, याद आएगा बेटा आपको? क्लियर? 31 अक्टूबर तक, पर अभी नोटिफाई किया ही नहीं इन्होंने, कोई भरा ही नहीं किसने भी बेटा, हाँ या ना? क्लियर? और सुनना बेटा, रिटर्न फाइल करने में अगर आप लेट हो गए, रिटर्न फाइल करने में अगर आप लेट हो गए तो गोली से उड़ा देंगे बेटा आपको, है ना? नहीं सर, लेट फाइलिंग फी कितनी बेटा? अगर 15 डेज तक लेट है तो फाइनेट पेनल्टी। क्लियर? 15 डेज से ज्यादा अप टू 30 डेज है तो 1000, और 30 दिन ज्यादा लेट है तो फर्स्ट 30 दिन के तो 1000 रुपए पेनल्टी, उसके बाद 100 रुपए पर डे, सब्जेक्ट मैक्सिमम 20,000 रुपए पर रिटर्न, हाँ है ना? यस सर। अच्छा, एक्साइज में भी लेट फाइलिंग फीस कितनी बेटा? 100 रुपए पर डे, फर्स्ट डे चालू होता है बेटा, उसमें 20,000 रुपए पर रिटर्न, हाँ है ना? समझे मेरी बात? पर रिटर्न 20,000 रुपए, हाँ है ना? हर रेस्पेक्टिव रिटर्न का ड्यू डेट से काउंट करना बेटा, नंबर ऑफ डेज कितने हुए, उसके बाद पेनल्टी निकालना बेटा, हाँ है ना? और रिटर्न फाइल करने में कोई गलती हो गई तो डायरेक्ट फांसी बेटा, है ना? क्लियर? रिटर्न रिवाइज कर सकते हो विद इन नेक्स्ट 90 डेज। पर सर एनुअल रिटर्न ड्यू डेट में फाइल किया तो ही रिवाइज हो पाएगा, और 1 महीने के अंदर रिटर्न रिवाइज कर सकते हो। क्लियर? समझे? और कभी भी रिटर्न अगर रिवाइज करते हो, भले एक्साइज में हो, सर्विस टैक्स में हो, जिस दिन रिवाइज किया है उस दिन माना जाता है डेट, उस दिन फाइल हुआ, और पता है शो को नोटिस सर्व करने टाइम लिमिट वहां से काउंट होगा। अरे क्लियर? जब रिवाइज करते हो तब से बेटा। यस या नो? पक्का बेटा? 100% यस सर। और नील रिटर्न अगर है, क्या है बेटा? और उसमें लेट अगर होते हो तो रीजनेबल कोज अगर है तो आप माफी के लिए अप्लाई कर सकते हो और माफ कर सकते हैं बेटा। क्लियर? बट इन माय ओपिनियन रिटर्न फाइल करने की जरूरत है ही नहीं, पर अपने तो सीए इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया बेटा। क्लियर? रिटर्न फाइल करना, अपने भी फाइल करके आना है बेटा, बात खत्म। क्लियर? समझे? नहीं तो पेनल्टी लगता है बेटा, हाँ है ना? समझे मेरी बात? पक्का बेटा? डन। सर लार्ज टैक्स पेयर क्या होता है आपको पता है? क्लियर? सर रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाली बेटा। क्लियर? याद है AS11 उस बैंक की जिसे आप डील करते हो, पर 21 दिन की जिस दिन पॉइंट ऑफ टेक्शन होता है, एंड सीबीसी चीफ कमिश्नर इज पावर टू इशू द सप्लीमेंट्री इंस्ट्रक्शंस टू इंप्लीमेंट दीज रूल्स। क्लियर? एंड सर सुनना, बेस्ट जजमेंट सेक्शन 72। सर अगर आपने डॉक्यूमेंट्स दिए, इन्फॉर्मेशन दिया, कम दिया, गलत दिया, नहीं दिया, पर्सनल डिटेल्स बुलाई नहीं आया, तो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स के बेस पे वो अपना बेस्ट जजमेंट यूज करके क्या करेगा बेटा? असेसमेंट करेगा, उसको बोलते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। सेक्शन 72A बोलता है स्पेशल ऑडिट अगर कमिश्नर हैज रीजन टू बिलीव कि आपने वैल्यू डिक्लेयर सही नहीं करी है, गड़बड़ किया है, या फिर सर आपने सर्टिफिकेट गड़बड़ लिया है, ज्यादा लिया है, एक्सेस लिया है, या फिर आपने सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन करा रखा है और आपके ट्रांजेक्शन इतने फैले हुए थ्रू आउट द कंट्री कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा उनको, तो ऐसे केस में सच कमिश्नर स्पेशल ऑर्डर देखे, स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर दे सकता है, और सच ऑडिट विल बी कंडक्टेड बाय अ कॉस्ट अकाउंटेंट और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और ये ऑडिट आपको करानी पड़ेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि अदर एक्ट में ऑडिट होती है या नहीं होती, ये ऑडिट तो करानी ही पड़ेगी। क्लियर? और इस ऑडिट रिपोर्ट के बेस पे कोई भी एक्शन लेने से पहले अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड विल बी गिवन टू द असेसी। क्लियर? समझे मेरी बात? पक्का बेटा? इस ऑडिट का खर्चा कौन बोन करेगा? डिपार्टमेंट बोन करेगा। 72A खत्म होता है। अब फिर पेनल्टीज, सर सेक्शन 76 पढ़ेंगे बाद में बेटा कॉमन टॉपिक के साथ में। क्लियर? और सर ध्यान रखना बाकी सारे केस में 10 अप टू 10,000 भी पेनल्टी है बेटा, बस एक केस में
अलग है। अगर आपसे डॉक्यूमेंट मंगाया, इन्फॉर्मेशन मंगाया, रिकॉर्ड्स मंगाया, पर्सनल अटेंडेंस बुलाया, नहीं गए तो 200 रुपी पर डे ड्यूरिंग विच फेयर कंटिन्यूज और रुपीज 10,000 विच एवर इज हायर। इतनी पेनल्टी बाकी सब जगह 10,000 तक की है बेटा, अप टू 10,000 रुपी। हाँ या ना? आंसर द सर्विस टैक्स गोवा गॉन। पूरा सर्विस टैक्स क्लियर। सारे प्रोविजन रिपीट हुए कि नहीं बेटा आपके सारे? हाँ या ना? क्लियर। मिलते हैं ब्रेक के बाद एंड देन विल कवर व्हाट? कस्टम्स। ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।